हेलो दोस्तों, क्या आपको भी मंगा स्टोरीज पसंद है? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरी सुनना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करना। आपका सपोर्ट मिला तो मैं तुरंत नेक्स्ट स्टोरी अपलोड कर दूंगा। ये एक एआई जनरेटेड स्टोरी है, इसलिए वीडियो में कुछ इमेजेस या सीन्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कहानी का मजा और इमोशंस पूरी तरह बनाए रखे गए हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर तुम भटकते हुए एक ऐसे ट्राइब में पहुंच जाओ जो पूरी तरह महिलाओं से बना हो, क्या तुम इसे बैड लक मानोगे या गुड लक? इस मोमेंट पर एक मोटी औरत जो घास के कपड़ों और एनिमल स्किन्स में सजी हुई है, अपनी पूरी ताकत से एक बड़ा लकड़ी का स्टिक उठा रही है। अगले सेकंड में वह बड़ा लकड़ी का स्टिक बेरहमी से सुमो के सिर पर मारता है, जबकि वो गहरी नींद में था। इससे पहले कि वह दूसरे इंसान का चेहरा साफ देख पाता, वो बेहोश हो गया। कितने समय तक सोने के बाद सुमो आखिरकार जागा और खुद को एक अंधेरी गुफा में पड़ा पाया। चारों तरफ कई आग के ढेर अब भी जल रहे थे। उसने गुफा के एंट्रेंस से कदमों की आहट और बहस की आवाजें सुनी। सुमो जल्दी से लेट गया सोने का नाटक करते हुए और अपनी आंखें आधी खोलकर गुफा के एंट्रेंस की तरफ देखा। आया, मुझे सोना है, यहाँ आदमी है, नहीं तो ट्राइब में कोई आदमी नहीं है, आमी ने गंभीरता से कहा, जिसे आया और बाकी महिलाएं चुप हो गई। उनका ट्राइब आधे साल से भी कम समय पहले बना था और इसके सदस्य सभी ऐसी महिलाएं थी जिन्हें दूसरे ट्राइब्स ने छोड़ दिया था क्योंकि वे बड़ी हो गई थी और बहुत ज्यादा खाती थी, लेकिन ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाती थी। उन्होंने अपने ही लोगों में डर पैदा किया। ट्राइबल चीफ्स की नजर में खतरा बन गई और यहां तक कि खाने के बंटवारे को भी प्रभावित किया। इसलिए उन्हें लगातार अलग किया गया और छोड़ दिया गया। सुमो ने देखा कि महिलाएं लगातार गुफा से बाहर जा रही थी। उनके कपड़ों और गेहुए रंग की स्किन को देखकर यह लोग साफ तौर पर मॉडर्न लोग नहीं थे। हर एक की लंबाई कम से कम 2 मीटर थी, लंबे पतले पैर और भरे हुए शरीर के साथ। भले ही उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स को एनिमल स्किन्स और घास से ढका हुआ था, सुमो फिर भी उनके ताकतवर शरीर से डर गया। लेकिन वह एक आदमी है, यह खतरनाक है। अगर वह किसी दूसरे ट्राइब से है तो हम खतरे में होंगे। आया ने कुछ पल सोचा, फिर सुमो के पास आई, नीचे बैठी और मेहनत से उसका बैकपैक उठाकर उसे खिलौने की तरह घुमाया। उसका ट्राइब बहुत मजबूत है, हम खतरे में होंगे। अमई ने जमीन पर पड़े सुमो को अनच्छा से देखा। हालांकि वह कदमे में छोटा था लेकिन बहुत हैंडसम, साफ और उससे एक अच्छी खुशबू आ रही थी। उसे यह आदमी बहुत पसंद आया। मेरी माँ ने एक बार कहा था कि एक औरत के लिए बिना आदमी के जीना मुश्किल होता है। अपनी माँ की बात याद करते हुए अमी का दिल तेज धड़कने लगा जब उसने सुमो को देखा। बिना ज्यादा सोचे उसने उसे बेहोश किया और वापस ले आई, जैसे ही वो उस आदमी की अच्छी तरह देखभाल करने वाली थी। आया ने उसे रोका। हालांकि अगर वह रहने को तैयार है तो हम उसे रख सकते हैं। आया की आवाज असामान्य रूप से गंभीर थी। यह सिर्फ ट्राइब के फ्यूचर के बारे में नहीं था, बल्कि उनके सर्वाइवल के बारे में भी था। एमी ने सिर हिलाया, हाथ बढ़ाया और सुमो को हिलाया, उसे जगाने की कोशिश करते हुए। सुमो आखिरकार अपनी स्थिति समझ गया और अपने सामने की रियलिटी को स्वीकार कर लिया। बहुत संभव है कॉम्बी की वो ट्रांसमग्रेटर हो गया था। आखिरकार वर्तमान इन्वेस्टिगेशन दिखाती है कि पूरे ड्रैगन किंगडम में कोई जंगली नहीं है और दुनिया में भी ऐसी कोई रेस नहीं है। लेकिन अब जो बहने वह देख रहा है, जो 2 मीटर से भी लंबी है, एक जंगली सुंदरता बिखेरती है। उनकी स्किन प्राकृतिक है, किसी मेकअप से नहीं बनी। वो आदिम शुद्ध आभा उसके लिए नजरअंदाज करना असंभव था। उठो उठो आदमी, अमे ने बिना किसी शिष्टा के सुमो को जगा दिया। सुमो ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। ये लोग बहुत विशाल थे। उनका आकार और दबदबा सुमो के अंदर एक अनका दबाव यहां तक कि डर पैदा कर रहा था। उसके मन में अनजाने में एक ख्याल आया, क्या ये आदिम लोग उसे खा जाएंगे? उसके चेहरे पर डर देखकर आया ने पूछा, आदमी क्या तुम हमारे ट्राइब में रहना चाहोगे? इस सवाल ने ट्राइब की सभी महिलाओं का ध्यान सुमो के चेहरे की ओर खींच लिया। उनके लिए आदमी का मतलब जीवन, शिकार, सुरक्षा और स्थिरता होता है। वैसी क्षमताएं देते हैं जो कई महिलाओं में नहीं होती। इसलिए एक आदमी का आना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रुको एक मिनट, ये जगह कहाँ है? सुमो ने अपने शौक और डर को दबाते हुए पूछा। 2 ग्रेट ट्राइब घर, आया ने गंभीरता से जवाब दिया। अमी उत्साहित होकर सुमो के पास बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे वह उसे लगातार परख रही हो। अगर तुम रहना नहीं चाहते तो चले जाओ, हम तुम्हें जाने के बाद खा जाएंगे। आया की आवाज और ज्यादा गंभीर हो गई और उसने सिर भी हिलाया। सुमो ने भौहें सिकोड़ ली, अपने सिर के पीछे उभरे हुए गांठ को रगड़ा और समझ गया कि उनका मतलब क्या था। अगर वह नहीं रुका तो वह मर जाएगा और यह उनका मामला नहीं होगा। यह देखकर अमी ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और उसका सिर सहलाया। उसके चेहरे पर माफी थी। मैंने तुम्हें मारा। सुमो इस बड़ी आंखों वाली और बहुत मासूम बड़ी बहन को धुंधली आग की रोशनी में देखकर शब्दहीन हो गया। अब एक चॉइस बनाओ। आया ने उसे दबाव देना शुरू किया। अगर सुमो उनके ट्राइब में शामिल होने को तैयार था तो वे उसका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे, लेकिन अगर उसने जाने का चॉइस चुना तो उसे बेहतर होगा कि वो जल्दी चला जाए, नहीं तो वो उन पर डिजास्टर ले आएगा। यहां रहो, मैं तुम्हें ये दूंगी। अब मैंने बगल से पत्तों में सावधानी से लिपटा हुआ एक फूड निकाला। सुमो ने करीब से देखा और तुरंत निगल लिया। पत्ते काफी खूबसूरती से सजे हुए थे, लेकिन बीच का फूड विभिन्न अंदर से साफ किए गए कीड़ और उनके अंडों से बना था। कुछ पर तो खून के निशान भी थे। हालांकि सुमो को विल्डर ने सर्वाइवल में दिलचस्पी थी। यह सिर्फ कुछ ऐसा था जो उसने टीवी प्रोग्राम्स पर देखा था। उसने इसे खुद कभी ट्राई नहीं किया था। खाओ रुको, अम्मी ने खुशी से कहा, फूड आगे बढ़ाते हुए और सुमो को खाने के लिए कहती हुई।
कुछ पल सोचने के बाद सुमो ने आखिरकार महसूस किया कि शायद ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना असंभव था। गुफा में कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। आखिरकार सुमो ने हार मानते हुए कहा, मैं तुम्हारे ट्राइब में शामिल हो जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गुफा का माहौल तुरंत लाइवली हो गया। हर कोई रिलैक्स हो गया और उनके चेहरों पर मुस्कान और खुशी की फुसफुसाहटें दिखाई दी। इससे सुमो की फीलिंग्स और भी जटिल हो गई। उसे लगा कि वो बहुत सेफ महसूस नहीं कर रहा था। आखिरकार ये लोग बस बहुत ज्यादा थे। लगभग 2 मीटर लंबी महिलाओं का एक ग्रुप इधर उधर कूद रहा था, हंस रहा था और बात कर रहा था। हालांकि सुमो 1.8 मीटर लंबा था, फिर भी वह उनके सामने थोड़ा सतर्क महसूस कर रहा था। खाओ ये लो, अमय ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा और एक कीड़े का अंडा सुमो को दिया। ये उसकी माफी थी। हालांकि उसके पास इसे व्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं था। उसने इस जेस्चर के जरिए अपनी सच्चाई दिखाई। सुमो ने उसके इरादे समझ लिए और बस उसे एक दयालु मुस्कान दी। अपनी स्वीकृति दिखाते हुए उसने एक सफेद कीड़े का अंडा उठाया और बिना हिचकिचाहट के निगल लिया। आया भी मुस्कुराई। पुरुषों का स्वीकार और शामिल होना उनके ट्राइब के लिए एक बड़ी खुशी था। यह संकेत देता था कि उनका ट्राइब और भी मजबूत होगा। क्या मैं बाहर जाकर एक नजर देख सकता हूं? सुमो आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। वह अब गुफा के अंधेरे को सहन नहीं कर पा रहा था और बहुत अनसेफ महसूस कर रहा था। आया ने सिर हिलाया। सुमो ने अपना बैकपैक कंधे पर डाला और गुफा से बाहर कदम रखा। चारों तरफ देखते हुए उसने घने जंगल और फैली हुई वनस्पति देखी। सुमो ने हवा की दिशा महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया, गहरी सांस ली और ह्यूमिडिटी जांची। ये एक रेन फॉरेस्ट है। अपने आसपास का निरीक्षण करने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि खरपतवार उखाड़ने के अलावा ट्राइब के इलाके में कोई और प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं थे। यहां तक कि बाड़ या टेंट्स भी नहीं थे। अपनी तेज नजरों से उसने सिर्फ एक तेज पत्थर का नाइफ देखा और उसका दिल बैठ गया। ये बहुत बुरा है। ये प्रैक्टिकली प्रिमिटिव सोसाइटी है, स्टोन एज। जैसे ही वह अभी भी शौक से उभर रहा था, एक काली छाया ने उसका व्यू रोक दिया। सुमो ने ऊपर देखा और अम्मी को देखा। वह महिला जो लगभग 2.2 मीटर लंबी थी, बड़ी चमकदार आंखों और एक जवान लड़की जैसे चेहरे के साथ। लेकिन इससे सुमो उलझ गया। इस प्रिमिटिव सोसाइटी में जहां फूड कम था, ये महिलाएं इतनी लंबी और भरी हुई क्यों थी? हेल्थी स्किन और एक जंगली सुंदरता के साथ। उसके दिमाग में, क्या प्रिमिटिव सोसाइटीज में लोग पतले और कमजोर नहीं होने चाहिए? तभी उसका पेट सबसे गलत समय पर गुर्राया और सुमो ने अजीब तरह से अपना पेट पकड़ लिया। इसे आदमी को दो, खाओ इसे, आया ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज में आदेश देने वाला टोन था। उनके आसपास 20 से ज्यादा बड़ी महिलाएं गुफा की ओर चली। जंगली फल, जड़े और यहां तक कि कीड़ों के शव भी लेकर आई। सुमो ने जल्दी से हाथ हिलाया। मैं अब भूखा नहीं हूं। उसके बाद के समय में सुमो और आया ने अपनी पूरी कोशिश की कम्युनिकेट करने की और आया बात करने के लिए बहुत तैयार थी। हालांकि आमे कभी नहीं गई और सुमो के पास ही रही। जब भी कोई दूसरी औरत पास आती वो गुस्से से घूरती, एक मजबूत अधिकार भावना दिखाती। आखिरकार सुमो ने विस्तृत इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। इस ट्राइब का नाम ग्रेट ट्राइब है। ये पैटनाइट ट्राइब है। आया ट्राइब की क्वीन है और उसकी संस्थापक है, जबकि एमी एक पुरानी सदस्य है। बाकी बड़ी महिलाएं वे लोग थी जिन्हें अलग अलग ट्राइब से निकाल दिया गया था और धीरे धीरे एक साथ आकर इस ट्राइब को बनाया। हालांकि बड़ा ट्राइब अब एक गंभीर फूड शॉर्टेज का सामना कर रहा है। बारिश का मौसम अभी खत्म हुआ था और उनके पास पर्याप्त फूड रिजर्व नहीं थे। आसपास इकट्ठा किए जा सकने वाले जंगली फल और जड़ें लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जीवित रहने के लिए उन्हें शिकार करने में मदद के लिए पुरुषों की जरूरत थी, नहीं तो उन्हें भूखे घूमना पड़ेगा। लेकिन घूमना मतलब मौत था। हालांकि बारिश का मौसम खत्म हो गया है। बारिश किसी भी समय वापस आ सकती है। अगर वे नया हैबिटेट नहीं ढूंढ सकते, आग नहीं बना सकते या अपने रिलोकेशन के दौरान फूड हासिल नहीं कर सकते, तो अंत में वे ठंडी बारिश में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। अब जब वह ट्राइब में शामिल हो गया था और उनकी उम्मीद बन गया था, सुमो जानता था कि भले ही उसे शिकार करना नहीं आता, उसे कोशिश करनी होगी। मैं शिकार कैसे करूं? सुमो खड़ा हो गया। आया और अम्मी की आंखें प्रशंसा से चमक उठी। उनकी नजर में सिर्फ पुरुष ही उन भयंकर और चालाक जानवरों को संभाल सकते थे। सुमो याद करने लगा। अचानक उसे याद आया कि अम्मी के उसे मारने से पहले उसने जैसे कोई पैनल देखा था। एक विचार उसके दिमाग में आया और उसे एक्साइटमेंट की लहर महसूस हुई। वह जानता था कि सिर्फ मॉडर्न नॉलेज के सहारे वह इस प्रिमिटिव सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकता। जंगल में हर जगह खतरा छिपा था। जंगली जानवर, जहरीले कीड़े और फूड चेन की क्रूरता किसी भी समय उसकी जान को खतरे में डाल सकती थी। कंट्रोल पैनल उसकी सर्वाइवल की कुंजी था। एक विचार सुमो के दिमाग में चमका और तुरंत उसके सामने एक लाइट स्क्रीन दिखाई दी। करंट लोकेशन इंटेलिजेंस गैदर टुडे। एक 100 पाउंड का यंग जी एलिगेटर पूर्व की ओर 1 किलोमीटर दूर एक दलदल में थकान से मरा हुआ पाया गया। 2 रसीले फिजेंट्स का एक ग्रुप पश्चिम की ओर 400 मीटर दूर एक खुले घास के मैदान में भोजन खोजने के लिए रुका है और लगभग 1 घंटे तक रहेगा। इस इंफॉर्मेशन को देखकर सुमो चौंक गया। यह बिल्कुल वही इंटेलिजेंस था जिसकी उसे जरूरत थी। इंफॉर्मेशन के आधार पर सुमो ने स्थिति का तेजी से आकलन करना शुरू किया। पहले हालांकि यंग एलिगेटर जो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर दूर स्थित था ज्यादा दूर नहीं था। वह आसपास के एनवायरमेंट से परिचित नहीं था और जल्दबाजी में काम करना बहुत रिस्की होता। जहां तक 3 ब्लैक पैंथर्स और विशाल टाइगर के बीच लड़ाई की बात है, हालांकि ये सुनने में एक्साइटिंग लगती थी, ये साफ तौर पर ज्यादा खतरनाक थी। तुलना में सुमो रसीले फीजेंट्स के झुंड को पकड़ना पसंद करता था। लेकिन मैं उन्हें कैसे पकड़ूं? सुमो खुद से बुदबुदाया।
सोचते हुए उसने पूरे ट्राइब की तरफ देखा। सभी 23 बड़ी महिलाएं उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। सुमो को अचानक प्रेशर की लहर महसूस हुई। आखिरकार इन बड़ी महिलाओं को खाना खिलाना कोई छोटी बात नहीं थी। एक चिकन शायद उनमें से हर एक के लिए बस काफी होता, लेकिन पर्याप्त फीजेंस पकड़ने के लिए उसे कम से कम 20 पकड़ने होंगे। उनकी स्वीकृति और भरोसा पाने के लिए वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। मुझे उम्मीद है कि इस शिकार में हर किसी को थोड़ा मीट मिल सके। सुमो ने चुपचाप प्रार्थना की। इतने महत्वपूर्ण टास्क का सामना करते हुए वह जानता था कि यह सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि उसके लिए ट्राइब के भीतर अपनी आवाज पाने का एक मौका भी था। भले ही वो 20 से ज्यादा नहीं पकड़ सके, उसे कम से कम 10 पकड़ने की कोशिश करनी होगी ताकि वह अपनी वर्थ साबित कर सके। सुमो ने गहरी सांस ली और तैयारी शुरू की। उसने अपना बैकपैक खोला और जल्द ही एक फिशिंग नेट, कुछ जूतों के फीते और एक तेज नाइफ निकाला। ये चीजें मूल रूप से उसने वाइल्डनेस सर्वाइवल शो में यूज के लिए तैयार की थी, लेकिन अनपेक्षित रूप से अब यह उसकी सर्वाइवल की कुंजी बन गई थी। कुछ ही पल बाद सुमो रेनफॉरेस्ट के घने उगे हुए इलाके में चला गया। हालांकि उसने फैजेंट को पकड़ने के लिए जल्दी नहीं की। इसके बजाय वो सतर्क बना रहा, आसपास के एनवायरमेंट को ध्यान से देखता हुआ और जमीन पर हर डिटेल पर नजर रखता हुआ, एक भी टूटा हुआ पत्ता भी नहीं छोड़ता हुआ। अचानक उसने एक जानवर द्वारा छोड़ा गया रास्ता देखा, जिसके साथ मजबूत पेड़ों के तने उग रहे थे। उसने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि यह एक सामान्य एनिमल रोड था और तुरंत ट्रैप लगाना शुरू किया। उसने कुछ कीड़ों को बेट के रूप में रखा, फिर पास की कुछ घास काटकर दूसरे रास्तों को बंद कर दिया। केवल एक रास्ता छोड़ा ताकि फैजेंट्स को अंदर लाया जा सके। उम्मीद है कि मैं कुछ छोटे जानवर पकड़ सकूं। मैं कीड़ों से ज्यादा जंगली शिकार खाना पसंद करूंगा। सुमो ने चुपचाप प्रार्थना की। ट्रैप लगाने के बाद उसने अपनी दिशा बदली और रसीले फैजेंट के स्थान की ओर बढ़ा। वह दूरी की गणना करता रहा, अपनी चाल धीमी करता रहा, सावधानी से चलता रहा और कोई आवाज ना करने की कोशिश करता रहा ताकि उसका शिकार ना डर जाए। तभी उसने एक साफ चीप चीप की आवाज सुनी। चौंक कर सुमो इंटेलिजेंस सिस्टम की सटीकता के बारे में और भी निश्चित हो गया। वह गलत नहीं था, पास में सच में चिकन्स थे। उसने धीरे से अपना बैकपैक नीचे रखा, अपना नाइफ रख दिया, अपना फिशिंग नेट निकाला और सावधानी से चिकन्स के झुंड के पास जाने लगा। ज्यादा दूर नहीं, एक समतल घास का मैदान था, जहां दर्जनों मोटे फेजेंट्स पूरे पंखों के साथ फूड ढूंढ रहे थे। जल्दी से गिनती करने के बाद सुमो ने पाया कि झुंड में लगभग 100 फेजेंट्स थे। उसने जल्दी से स्थिति का आकलन किया और मन ही मन गणना की कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो फिशिंग नेट फैलाने के बाद कम से कम 1 दर्जन फैजेंट्स पकड़ सकता है। करीब आने के बावजूद फैजेंट्स ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। कुछ ने तो सुमो के पास आने को नोटिस भी किया, लेकिन वे भागने की जल्दी में नहीं थे। उसने मौके का फायदा उठाकर एक जहरीला कीड़ा फेंका और कई रसीले फैजेंट्स तुरंत खाने के लिए पास आए, जिससे उसे और बेहतर मौका मिला। आखिरकार सुमो ने मौके को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से फिशिंग नेट फैलाया। जैसे ही नेट तेजी से फैला, उसने कई स्क्वायर मीटर्स जमीन को ढक लिया और चिकन्स घबराने लगे, लेकिन सुमो अधीर नहीं था। कुशल नेट खींचने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने सावधानी से फेजेंट्स को एक एक करके नेट में खींच लिया। हालांकि कुछ फेजेंट्स ने भागने की कोशिश की। उसने अपने अनुभव से जल्दी नेट को कस दिया। आखिरकार पसीने से लथपथ और हाफते हुए सुमो ने नेट में मौजूद 30 से ज्यादा चिकन्स को संभाल लिया। कई चिकन्स आखिरी सांसों पर थे और उन्होंने आवाज करना बंद कर दिया था। सफलता। हर चिकन कम से कम 4 या 5 पाउंड का है और 36 चिकन सभी के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए काफी है। उसने उत्साह से कसते हुए फिशिंग नेट की ओर देखा। उसके अंदर उपलब्धि की भावना उमड़ रही थी। खराब हुए फिशिंग नेट के बावजूद उसने इसे सावधानी से घसीटा, डरते हुए कि कहीं कोई चिकन भाग ना जाए। उसने फैसला किया कि पहले एक चिकन पकड़कर वापस ले जाएगा, फिर दूसरों को मदद के लिए बुलाएगा। आज रात हम चिकन खा रहे हैं, सुमो ने उत्साहित होकर सोचा, फिशिंग नेट को ट्राइब की ओर घसीटते हुए। सुमो अभी अभी ट्राइब में वापस लौटा था जब एक परिचित क्लकिंग की आवाज पहाड़ों और जंगलों से आई, जिससे सभी के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही आवाज ट्राइब तक पहुंची, जो बड़ी महिलाएं अपने काम में व्यस्त थी, उन्होंने जो कर रही थी उसे रोक दिया और जोर से निगल लिया। हर कोई जानता है कि यह एक फैजेंट की आवाज है, लेकिन जानना एक बात है, पकड़ना दूसरी। ये क्लकिंग फैजेंट्स बहुत तेजी से दौड़ते हैं और इंसानों से डरते हैं। अगर वे स्थिर भी रहे तो भी अगर कोई पास जाए तो बहुत कम लोग उन्हें पकड़ सकते हैं। सभी ने अपनी नजर आया की तरफ मोड़ी। क्वीन और ट्राइब की सबसे सक्षम महिला अगर वो हस्तक्षेप करती तो वो क्लकिंग जीव को काबू कर सकती थी। आया खड़ी हुई और आवाज का पीछा करते हुए जंगल में गई, लेकिन अचानक रुक गई। उसने कदमों की आहट सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये कोई जाना पहचाना है या किसी अनजान ट्राइब का आदमी। बाकी महिलाएं जल्दी से छिप गई, उनके चेहरे सतर्क थे। फिर उसे एक आकृति दिखाई दी। वो सुमो था। वो खरोचों से भरा हुआ था, लेकिन वह एक मोटा फेजेंट उठा रहा था। हे आदमी, अमी ने पहले ही पल में उत्साहित होकर चिल्लाया, जिससे सभी हैरान होकर सांस लेने लगे। सुमो ने जोर जोर से इशारे किए, यह दिखाते हुए कि उसने बहुत सारे पकड़े हैं, और गर्व से अपना शिकार दिखाया। आया ने विश्वास से देखा जब वो बार बार अपने इशारों से बहुत सारे गिगल्स पर जोर दे रहा था। फिर उसने आधा समझा और कहने की कोशिश की, गिगल्स बहुत आदमी अद्भुत है। उसके बोलने के बाद सभी समझ गए और सुमो के पीछे घने जंगल में चले गए। जब उन्होंने आखिरकार फिशिंग नेट में फंसे हुए 30 से ज्यादा फैजेंट्स देखे, वे इतने एक्साइटेड हो गए कि लगभग घुटनों के बल बैठकर भगवान का धन्यवाद करने वाले थे। आदमी आदमी अमे सुमो के चारों ओर घूमी, खुशी से नाचते हुए और उसका नाम बार बार पुकारते हुए। सुमो उसके छेड़ने से लाल हो गया। यह आदिम रोमांस स्टाइल सच में उसे जोर का झटका दे रहा था। उसने जल्दी से सभी को फैजेंट्स वापस ले जाने के लिए कहा।
फिशिंग नेट्स अभी भी यूज होने थे और उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। बड़ी महिलाओं का एक समूह फैजन्स उठाए हुए सुमो के चारों ओर नाचते और गाते हुए एक काफी सेक्सी दृश्य बना रहा था। आखिरकार वे एनिमल स्किन्स या घास की स्कर्ट पहने हुए थी और एक छोटी सी गलती उन्हें खुद को उजागर करने पर मजबूर कर सकती थी, जिसे देखने वाले स्तब्ध रह जाते। आया ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, नहीं चिल्लाते हुए, और उनमें से एक को जमीन पर लात मार दी। वो महिला शर्माते हुए मुस्कुराई, फेजन किसी और को दे दिया और नीचे बैठकर अपने कपड़े ठीक करने लगी। दूसरी तरफ अमी सुमो के सामने एक बिल्ली के बच्चे की तरह खड़ी हो गई। उसे फिर से देखने से रोकते हुए गुस्से और नखरे दोनों के साथ उसकी सुरक्षा में रहते हुए सुमो चुपचाप इन महिलाओं के व्यवहार के पीछे के लॉजिक का विश्लेषण कर रहा था। आदिम समाजों में भी वे अपने शरीर को ढकना जानते थे। यह दिखाता है कि इन लोगों में पहले से ही शर्म की भावना और कुछ नियम मौजूद थे। आया ने ना केवल गुस्से में उन्हें रोका बल्कि सोच समझकर पत्तों का यूज करके उस महिला के शरीर को ढक दिया। एक काफी ध्यान रखने वाला इशारा। सुमो ने सोचा कि वे उन आदिम लोगों से काफी अलग थे जिनकी उसने कल्पना की थी। उनका रूप और शरीर का अनुपात मॉडर्न लोगों से भी ज्यादा संतुलित था। उसने ये भी नोटिस किया कि अम्मी जानबूझकर बहुत करीब खड़ी थी और यहां तक कि मुड़कर उसे झांक रही थी, साफ तौर पर किसी तरह का सिग्नल भेजने की कोशिश कर रही थी। क्या यह कोई फायदा नहीं है? क्या वह मेरा पीछा कर रही है? सुमो चलते हुए सोच रहा था। उसने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। मेरा नाम सुमो है, मैं घर जा रहा हूं। मोमो घर जाओ, सोने जाओ। अब अमी ने मासूमियत से जवाब दिया, जिससे सुमो पूरी तरह उलझ गया। आया ने उसका नाम दोहराया और फिर ट्राइब की बड़ी महिलाएं सभी उसे मोमो बुलाने लगी। सुमो ने बेब्सी से मुस्कुराया और केवल इसे स्वीकार कर सकता था। ठीक है, मोमो भी ठीक है। ट्राइब में वापस लौटने के बाद सुमो ने सभी से कहा कि फीजन्स को गुफा में डाल दे और फिलहाल उन्हें ना खाएं। उन्हें कैद में पालने की तैयारी में उन्हें खा लिया तो वे खत्म हो जाएंगे। उन्हें जिंदा रखना ज्यादा फायदेमंद है, सुमो ने कहा जब वो गुफा से बाहर पेड़ की शाखाएं काटने गया। वह एक साधारण बार बनाना चाहता था ताकि गुफा को घेर सके, जिससे भविष्य में चिक्स पालना आसान हो सके। बुनाई करते समय उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास पर्याप्त जूतों के फीते नहीं थे। वे बहुत बेकार थे और बहुत छोटे थे। उसने अपने पास खड़ी आया की तरफ देखा। रस्सी, मुझे कुछ रस्सी दो। आया ने खाली नजरों से सिर हिलाया, साफ तौर पर शब्द को नहीं समझ रही थी। सुमो ने एक पल सोचा, फिर एक जूते का फीता उठाया और उसे हिलाया, फिर एक टहनी उठाई और इशारा किया। रस्सी, लकड़ी, इसे बंद करो, कुकू को पालो। आया उसकी हरकतों को घूरती रही जैसे समझ रही हो, जब तक कि आखिरकार उसने कुछ समझ लिया। वे घास के कपड़े बनाते समय रस्सियां बुनते थे। ये शब्द शायद उसी को संदर्भित करता था। अचानक आया लाल हो गई, मुड़ी और अपने एनिमल स्किन कपड़ों को खींचने लगी, साफ तौर पर कुछ बड़ा कर रही थी। अमी खुशी से गुफा में थी जब उसने मुड़कर आया के काम को देखा और तुरंत गुस्से में बाहर भागी। वो गुस्से से सुमो के सामने खड़ी हो गई, उसे ऐसे बचाते हुए जैसे वह जल रही हो। हालांकि उसकी एनिमल पैटर्न वाली स्कर्ट बहुत छोटी थी। सुमो की नजर लगभग भटक गई, इसलिए वह समझदारी से खड़ी हो गई ताकि रास्ता दे सके। थोड़ी देर बाद आया ने बेल से एक रस्सी बुनी, उसे लटकाया और एमी को देते हुए शर्माते हुए कहा, मोमो चाहता है। चैप्टर 5, द ग्रेट ड्राइव मोमो। अचानक अम्मी ने सुमो के सामने उसके कपड़े खींचने शुरू कर दिए, लगभग उसे चौंका दिया। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे रोका, अम्मी के हाथों को पकड़ते हुए और जल्दी जल्दी समझाते हुए, मुझे रस्सी चाहिए, तुम नहीं। अम्मी उलझन में दिखी समझ नहीं पाई कि सुमो क्या मतलब कर रहा था और सोचा कि वो पर्याप्त आकर्षक नहीं है और आदमी द्वारा ठुकराई जा रही है। जब तक आया ने उसे पेड़ की छाल से बनी एक रस्सी नहीं दी तब तक सुमो ने राहत की सांस ली। जल्दी से उसे लिया और उसे हिलाया। उसने मुस्कुराकर जोर दिया, ये रस्सी है, यही मुझे चाहिए। अम्मी की आंखें चमक उठीं और उसने दोहराया जैसे समझ गई हो, रस्सी तुम्हें चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। सुमो ने सिर हिलाया और बोलते हुए उसने बुनी हुई बाड़ को उठाया ताकि उसे गुफा के एंट्रेंस से तुलना कर सके। सुमो के काम को देखकर अमे और आया आखिरकार समझ गए कि रस्सी का यूज इन चीजों को बुनने के लिए होता है। उन्होंने पहले कभी इन टूल्स का नाम नहीं रखा था और जब जरूरत होती थी तो बस पेड़ की छाल फाड़ लेते थे। कभी ये सोचते नहीं थे कि उन्हें क्या बुलाना है। अब जब सुमो ने कहा तो रोप शब्द को स्वीकार करना समझ में आया। आया ने बस अपनी बहनों को स्टोन नाइफ्स का यूज करके शाखाएं, बेलें और छाल इकट्ठा करने के लिए बुलाया। एक बड़े हार्वेस्ट की तैयारी करते हुए वे इसमें इतने कुशल थे कि उन्होंने जल्दी ही काफी सारी रस्सियां बुन ली। सुमो तुरंत काम में लग गया, गुफा के एक कोने के चारों ओर लकड़ी की बाड़ बनाते हुए ताकि फैजन्स अंदर रहें। हालांकि ये फैजन्स शोर मचाते हैं और साथ में रहना थोड़ा कोटेक हो सकता है। गुफा उनके लिए काफी स्पेसियस है। उसके लिए ये फैजन्स सिर्फ फूड नहीं है बल्कि एक फ्यूचर प्रोटीन प्रोडक्शन लाइन भी है। एक बार जब वे अंडे देना शुरू कर देंगे हमें फूड की चिंता नहीं करनी होगी। दोपहर तक सभी काम से हाफ रहे थे और आया थकी हुई लग रही थी। सुमो ने जल्दी से प्रोसेस तेज किया। बाड़ का आखिरी हिस्सा पूरा करते हुए चिक्स ने सहयोग किया और एक भी नहीं भागा। मोमो, मुझे भूख लगी है, अम्मी अचानक करीब झुकी एक नखरीले टोन में कहते हुए। सुमो स्तब्ध रह गया, यहां तक कि गुफावासी भी क्यूट एक्ट कर सकते हैं। ये सच में आंखें खोलने वाला था। आया ने भी धीरे से सिर हिलाया। मोमो, मुझे भूख लगी है, चलो खाएं। खाओ खाओ। लोगों का एक ग्रुप उसे उम्मीद से देख रहा था। उनके पेट भूख से गरज रहे थे। सुमो ने पहले से योजना बनाई थी कि सभी को कुछ खाने को देगा, इसलिए वह एंक्लोजर में कूद गया और चिकन्स पकड़ना शुरू कर दिया। ये लोग बेहद मोटे थे और धीरे चलते थे। वो अपनी कलाई के एक झटके से आसानी से एक पकड़ सकता था और कुछ ही समय में उसने 16 पकड़ ली। जब उसने आखिरी चिकन आया को दिया उसने गंभीरता से बचे हुए चिकन्स की ओर इशारा किया। इन्हें नहीं खाना,
इन्हें पालने के लिए रखो। आया ने सिर हिलाया जैसे समझ गई हो और दोहराया, नहीं खाया जा सकता। खैर, यही लगभग विचार है। कम से कम उसने समझ लिया कि ये प्रजनन के लिए, हालांकि गुफा थोड़ी अंधेरी थी। सुमो अभी भी आया के दिल धड़काने वाले शरीर को देख सकता था। उसने जल्दी से अपना ध्यान हटाया, आया का हाथ पकड़कर उसे गुफा के एग्जिट की ओर खींचा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने शर्माते हुए उसे झटक दिया। तुरंत बाद अम्मी ने यह देखा और गुस्से में दौड़ती हुई आई। सुमो का रास्ता रोकते हुए उसने नाखुशी से कहा, मोमो मेरा आदमी है। आया, तुम नहीं कर सकती। आया ने जल्दी से समझाया, कोई मोमो नहीं। नहीं। घबराई हुई दिखते हुए अजीब माहौल देखकर सुमो ने जल्दी से हाथ हिलाया, नहीं नहीं नहीं, मोमो ग्रेट ट्राइब का आदमी है, तुम में से किसी एक का नहीं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अम्मी और आया स्तब्ध रह गई। उनके चेहरे साफ कह रहे थे, तुम क्या मतलब है? सुमो ने गंभीरता से कहा, सुमो सबका है, सिर्फ अम्मी या आया का नहीं। वो पूरे ट्राइब का आदमी है। वो पहले ही समस्या समझ चुका था। ये दोनों बड़ी बहनें उसे पहले ही अपना आदमी मान चुकी थी। इसलिए उसने एक हाथ में आया का हाथ लिया और दूसरे में अम्मी का, और उन्हें गुफा से बाहर ले गया। दोनों गहराई से लाल हो गई, क्योंकि ट्राइब में हाथ पकड़ना एक रोमांटिक संबंध का संकेत था। एक आदमी केवल एक महिला का हाथ पकड़ सकता था जब तक कि वह ट्राइब में सबसे मजबूत ना हो। हालांकि आया और अम्मी ने मना नहीं किया। उनकी नजरों का संपर्क साफ तौर पर प्रतिस्पर्धा की भावना दिखा रहा था। सुमो ने उन्हें नजरअंदाज किया और उन्हें चिकन फेदर्स के ढेर तक ले गया ताकि उन्हें इकट्ठा किया जा सके। इन फेदर्स का यूज बाद में एरोज और कपड़े बनाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता। 10 से ज्यादा चिक्स द्वारा छोड़े गए फेदर्स काफी मात्रा में थे और सुमो ने उन्हें दबाने और स्टोर करने के लिए एक छायादार जगह ढूंढी। फिर उसने आया से कहा, मैं शिकार करने जा रहा हूं। उसे देखना था कि उसने जो ट्रैप्स लगाए थे उन्होंने कोई रिजल्ट दिया है या नहीं। वो सबसे अच्छे मौके को नहीं चूक सकता था। आया ने सिर हिलाया, हमारे पास पर्याप्त शिकार है। अम्मी ने भी विरोध किया, खाओ, सोने जाओ। सुमो निरुत्तर रह गया, तुम लोग पूरे दिन बस सोना चाहते हो। उसने जवाब दिया उनके शब्दों की नकल करते हुए, शिकार, तुम ट्राई में हो। देखो। उनके विरोध का इंतजार किए बिना वह मुड़ा और घने जंगल में गायब हो गया। वह जानता था कि रेन फॉरेस्ट का मौसम अप्रत्याशित है और बारिश के मौसम में फूड कम होता है, इसलिए उसे पहले से तैयारी करनी होगी। पहला ट्रैप खाली था और दूसरा भी छुआ नहीं गया था। 8वें तक पहुंचने पर ही उसे आखिरकार एक सुखद आश्चर्य मिला। 20 पाउंड से ज्यादा वजन वाली एक बड़ी छिपकली ट्रैप में दिखाई दी। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी क्योंकि वह उसे घूर रही थी। सुमो ने अपना पसीना पोंछा और कड़वी मुस्कान दी, तुम थर्ड सिस्टर इन लॉ हो, है ना? ज्यादा हिचकिचाहट के बिना उसने अपना नाइफ निकाला और सीधे उसके सिर पर वार किया। जंगल का कानून योग्यतम की सर्वाइवल को निर्धारित करता है, यहां तक कि पिछले रिश्ते भी तुम्हें नहीं रोक सकते। अपने मॉडर्न नॉलेज के साथ उसने जल्दी से जानवर की खाल उतारने और अंदर साफ करने की पूरी प्रोसेस पूरी कर ली। उसने अंदरूनी अंगों को भी काट दिया और उन्हें दूसरे ट्रैप में बेट के रूप में यूज किया। बड़ी छिपकली को वापस ले जाते हुए सुमो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आज की कमाई बेहद भरपूर थी। हालांकि वह हिचकिचाने लगा, सोचते हुए कि क्या उसे सोने से पहले खुद को धो लेना चाहिए। हालांकि गुफा अच्छी थी। एमी लगभग 2 मीटर लंबी थी और 200 पाउंड वजन की थी। चैप्टर 6, स्लीपिंग। सुमो साधारण लेकिन जीवन ट्राइब में वापस लौटा, अपने कंधे पर 20 जिन छिपकली के मांस का भारी बोझ लेकर, जिसने ट्राइब की कई महिलाओं का ध्यान खींचा। वो वीरता भरी आभा जो वह बिखेर रहा था, जैसे कोई जंगल से शिकार वापस ला रहा हो, उनकी नजर में आग से भी ज्यादा प्रज्वलित थी। उसकी पुरुष ऊर्जा स्पष्ट थी। सुमो के आने के बाद से ट्राइब के आहार में गुणात्मक छलांग आई थी। कीड़ों, जंगली फलों और जड़ों को अलविदा कहकर और आखिरकार असली मांस खाने में सक्षम होना। यहां तक कि आया, जो पूरे समय शांत रही थी, अब उसे जटिल भाव से देख रही थी। उसकी आंखों में अब प्रशंसा और जिज्ञासा का मिश्रण दिख रहा था। दूसरी तरफ अमी खुशी से उसके आसपास घूम रही थी, मुस्कुराते हुए छिपकली का मांस स्वीकार करते हुए, प्यार से पुकारते हुए, मोमो मोमो। सुमो बस मुस्कुराया और मांस वापस ले लिया। उनके स्टोन नाइफ उसे काट नहीं सकते थे। उसने एक तेज नाइफ निकाला और छिपकली के मांस को लगभग 3 उंगलियों चौड़े छोटे टुकड़ों में काट दिया ताकि बाद में उन्हें सीक पर लगाकर धीरे धीरे भुना जा सके। आया ने तो उसने पकड़ा हुआ फैजेंट भी नहीं काटा था। उसने उसे सीधे आग में फेंक दिया, जिससे सुमो चौंक गया और जल्दी से उसे बचा लिया। फेजेंट को साफ करने के बाद उसने उसे टुकड़ों में काटा, शाखाओं से उन्हें सीक में पिरोया और आग के पास धीरे धीरे भुना, जिससे एक सुगंधित खुशबू निकलने लगी। इस मोमेंट पर ट्राइब की महिलाएं स्तब्ध रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मांस को इस तरह प्रोसेस किया जा सकता है, बिना इसे सीधे आग पर भूनने के। वे ये देखकर हैरान थी कि भूनने से पहले टुकड़ों में काटने का ये तरीका न केवल ज्यादा समृद्ध सुगंध देता है, बल्कि बाहर को जलने से भी रोकता है, जबकि अंदर कच्चा नहीं रहता। ये जैसे एक नई दुनिया खुल गई हो। इसी वजह से सभी सुमो के नाइफ से बेहद ईर्ष्या कर रही थी। उनकी आंखें चमक रही थी। सुमो ने नोटिस किया कि वे सब कुछ आग में फेंकने का कारण मूल रूप से यह था कि उनके पास उपयुक्त टूल्स की कमी थी, न कि वे बेहतर मेथड्स नहीं जानते थे। हालांकि स्टोन एज से मेटलर्जिकल एज तक कूदना कम समय में इक्विपमेंट और रिसोर्सेज के बिना अवास्तविक था। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हर दिन फूड सुनिश्चित किया जाए और फिर धीरे धीरे तकनीकी डेवलपमेंट और सर्वाइवल सेफ्टी पर विचार किया जाए। बड़ा ट्राइब वर्तमान में केवल एक गुफा में रहता है और सुमो वास्तव में काफी असहज है। अगर वे जंगली जानवरों से सामना करते हैं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे।
सोचते हुए कि मुझे कल इस इलाके की पूरी तरह पेट्रोल करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आसपास कोई टाइगर या लियोपर्ड नहीं है, नहीं तो मैं पूरी रात शांति से नहीं सो पाऊंगा। आग के पास चिकन की स्किन गर्मी में चटक रही थी और छिपकली का मांस अपनी तैली खुशबू छोड़ने लगा, जिससे हवा में मुंह में पानी लाने वाली सुगंध भर गई। जैसे ही शाम ढली, ट्राइब की बड़ी महिलाएं आग के चारों ओर इकट्ठा हो गई। उनके चेहरे उम्मीद से भरे हुए, उनकी आंखें भुनते हुए मांस पर टिकी हुई थी। उनकी उत्सुकता देखकर सुमो ने उन्हें जल्दबाजी ना करने को कहा। पहले अंगारों को अलग करने के लिए ताकि गर्मी बराबर फैले, और फिर एक पल सोचने के बाद अपने बैकपैक से साल्ट का एक बैग निकाला। ये 500 ग्राम रिफाइंड साल्ट है, सबसे कीमती सप्लाई में से एक जो वो लाया था, क्योंकि अगर इंसान लंबे समय तक साल्ट नहीं लेते तो वे कमजोर और शक्तिहीन हो जाते हैं। इन ऊर्जावान महिलाओं से धोखा मत खाओ। वे वास्तव में चिकन संभालते समय काफी संघर्ष करती हैं। उनकी पुरानी साल्ट की कमी उनके बड़े आकार के साथ मिलकर इसका मतलब था कि वे औसत इंसान से कहीं ज्यादा एनर्जी खर्च करती थी, और उनका कुपोषण कम एफिशिएंसी की ओर ले जाता था। इसलिए दूसरे ट्राइब्स द्वारा उन्हें भगाया जाना शायद बुरा इरादा नहीं था, बल्कि रिसोर्स एलोकेशन की सीमाओं के कारण एक मजबूर उपाय था। इस दुनिया में जहां सर्वाइवल ताकत पर निर्भर करता है, केवल वही जो फूड पा सकते हैं, उन्हें जीने का अधिकार है, यहां तक कि बच्चे भी। सुमो ने चिकन स्क्यूअर्स वाली शाखा उठाई और कोई भी आगे बढ़कर उसे छीनने नहीं आया। सभी उसे चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखें सम्मान और उम्मीद से भरी थी, क्योंकि इस ट्राइब में केवल सबसे मजबूत ही फूड के वितरण का फैसला कर सकता है। जो देता है उसे खाने का अधिकार होता है। यह वास्तविकता है, सर्वाइवल का एक कठोर लेकिन असहाय कानून। उसने चिकन पर थोड़ा सा साल्ट छिड़का, जिससे वह और भी सुगंधित हो गया, और उसे अमी को दे दिया, जंगल में उसकी मदद के लिए धन्यवाद के रूप में। अगर वह समय पर नहीं आई होती तो शायद वह जिंदा वापस नहीं आ पाता। अमी, खाओ, उसने कहा। अमी ने उत्साह से चिकन लिया और बच्चे की तरह सिर हिलाया। सुमो ने दूसरा स्क्यूअर आया को दिया और फिर एक एक करके ट्राइब की सभी 23 महिलाओं को खूब बांटा। सभी ने चिकन और साल्ट का स्वाद लिया, और हालांकि उनका खाने का तरीका थोड़ा बढ़ा था, उनके चेहरों पर लंबे समय बाद आई संतुष्टि दिल को छू लेने वाली थी। इस मोमेंट पर सुमो ने भी एक अभूतपूर्व शांति का एहसास किया। भीतर से उठती एक उम्मीद। रात पूरी तरह छा गई और जिन्होंने साल्ट खाया था उन्हें प्यास लगी, इसलिए उन्होंने मशाले जलाई और साथ में पास की धारा से वाटर लाने गए। धारा के किनारे सुमो ने कई मेंढक, छोटी मछलियां और झींगे देखे, कुछ लगभग उसकी हथेली के आकार के थे। इंटेलिजेंस मिशन के बिना भी ये धारा अकेले ही ट्राइब को एक स्थिर प्रोटीन का स्रोत दे सकती है। हालांकि जो उसके बाद हुआ उसने उसे थोड़ा अभिभूत कर दिया। आग की रोशनी से रोशन बड़ी लड़कियां हंसती हुई और उछलती हुई धारा में कूद गई। कुछ तो केवल अपने घास के कपड़ों और जानवरों की खाल तक उतार गई। तुरंत माहौल को जीवंत बना दिया। सुमो बस अपने पैर भिगो रहा था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर कुछ हमला कर रहा हो। एक अचानक बेचैनी की लहर उस पर छा गई। उसने जल्दी से अपने पैरों की ओर देखा, खुद को शांत करने की कोशिश की। आया भी व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त थी और दूसरों को उनके व्यवहार के प्रति सजग रहने की याद दिला रही थी। स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जाने से रोक रही थी। हालांकि उसने अम्मी को नहीं रोका। अम्मी धीरे धीरे सुमो की ओर चली, झुक गई और धीरे और सावधानी से धारा में उसके पैर धोने लगी। उसने अपने कपड़ों की तुलना भी सुमो के साथ की। मतलब साफ था, क्या तुम साथ में नहाना चाहते हो? सुमो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और पूछा, नहाना? अम्मी ने सिर तिरछा किया और दोहराया, नहाना। फिर उसने सीधे उसके कपड़े उतारने में मदद करना शुरू कर दिया, किसी भी इनकार को स्वीकार नहीं करते हुए। क्या मैं खुद कर सकता हूं? मत करो। सुमो एक साथ हंसा भी और परेशान भी हुआ, इसलिए वह स्थिति से बाहर निकलने के लिए धारा में कूद गया। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए अम्मी उसके पीछे अंदर आ गई और यहां तक कि सोच समझकर उसकी मदद भी करने लगी। उसकी हरकतें ईमानदार और कोमल थी। ये कोमलता तुरंत सुमो के दिल को छू गई और उसे अचानक एहसास हुआ कि ये बड़ी औरतें वास्तव में इतनी आदिम नहीं थी। नहाकर और गुफा में लौटने के बाद अम्मी ने सुमो को खींचकर घास की चटाई पर बैठाया और फुसफुसाई, सो जाओ मोमो। सुमो का सिर घूम गया। उसने दूसरों की ओर देखा, केवल ये पाया कि वे सब चुपचाप उसे देख रहे थे। आया सहित उनकी आंखों में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वे जिज्ञासा और एक अनकही भावना से भरी थी। इस जनजाति में साथ सोना सिर्फ सोने से ज्यादा है। अम्मी और आया ने शायद पिछली पीढ़ी से पुरुष और महिला के बीच संबंधों का मतलब सीखा था, भले ही सिर्फ इशारों और कुछ सरल शब्दों के माध्यम से। सुमो स्थिर रहा तो अम्मी ने बस उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे लिटा दिया। वे बस एक दूसरे से चिपक कर सो गए। इससे वास्तव में सुमो काफी रिलैक्स हो गया, हालांकि वह अभी भी थोड़ा शर्मिंदा था। उसने अब विरोध नहीं किया। नरम आलिंगन में लेटे हुए उसने अचानक समझा कि हालांकि ये जनजाति कठोर थी, इसमें गर्माहट भी थी। अम्मी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाई, मोमो तुम बहुत अच्छे महकते हो। अध्याय 7। अगर वह नहीं मरता तो सुमो ही मरेगा। सुबह की पहली रोशनी गुफा में घुस आई। हवा घास की नमी की खुशबू और पिछली रात के भुने हुए मांस की बाकी महक से भरी थी। सुमो गुफा के प्रवेश पर बैठा था, थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रहा था, जैसे वह किसी सपने में हो जो वास्तविकता से अलग हो। यह उसका पहली बार था जब उसने एक आदिम जंगल में रात बिताई थी। आसपास कोई रोशनी या बिस्तर नहीं थे, फिर भी उसने एक ऐसी सुरक्षा महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। मोमो, अम्मी की आवाज उसके पीछे से आई। वो एक हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आई। सुमो को थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ और उसने उसकी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की, खासकर उसकी मजबूत लेकिन गोरी जांघों की ओर। अम्मी सच में मासूम है,
पिछली रात जब उसने सोना कहा तो उसका मतलब सच में सोना था, बस उसे पकड़ कर सोना। दूसरी तरफ सुमो थोड़ा बहक गया था और सोने से पहले खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मोमो खाओ। अमय ने पिछली रात का बचा हुआ भुना हुआ चिकन निकाला और मुस्कुराते हुए उसे दिया। वो मुस्कान अपनी बहन जैसी कोमलता के साथ सुमो को और ज्यादा शर्मिंदा कर गई। उसने सिर झुका लिया और अपना मांस चबाने लगा। एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। खाते हुए उसने दूर बैठी आया की ओर देखा और झिझकते हुए कहा, आया, रस्सी, शाखाएं, जंगली खल। आया एक पल के लिए चौकी, फिर सिर हिलाया। तुरंत आज की योजना समझ गई। पहले रस्सी बुनना, फिर शाखाएं इकट्ठा करना और अंत में फल तोड़ना। जहां तक सुमो का सवाल है, वह आज भी शिकार पर जाने के लिए जिम्मेदार था, जो अब भी उसकी सबसे कुशल क्षमता थी। हालांकि उसके बगल में बैठी अम्मी उसे थोड़ा शर्मिंदा कर रही थी। वह पिछली रात की छोटी घटना छुपा नहीं सकता था। मुख्य रूप से अम्मी इतनी गहरी नींद में सो रही थी और उसे इतनी कसकर पकड़े हुए थी कि सुमो खुद को रोक नहीं पाया, खासकर क्योंकि ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ अनुभव किया था। लेकिन अंत में ये इतना बुरा नहीं था। वास्तव में कुछ नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा उसकी टांगे थोड़ी कमजोर थी दबने से। यह सोचकर सुमो ने अपनी चिंता छोड़ने का फैसला किया। सिर उठाया और गंभीरता से अम्मी से कहा, अम्मी, मैं शिकार पर जा रहा हूं। ठीक है, अम्मी ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। उसने पिछली रात बहुत अच्छी नींद ली थी और खुद को बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी। सुमो जानता था कि उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। वह एक बड़ी जनजाति में शामिल हो गया था और अम्मी को तंग किया था, इसलिए अब उसे बोझ उठाना होगा। हालांकि ये जगह साधारण थी, इसमें वास्तव में विकास की बड़ी संभावना थी। जब तक संसाधनों को स्थिर किया जा सकता है, कुछ भी संभव था। सुमो ने अपना बैकपैक कंधे पर डाला, अपना चाकू कसकर पकड़ा, व्यस्त बड़ी औरतों की ओर एक नजर पीछे डाली, हल्का सा सिर हिलाया और फिर घने जंगल में कदम रख दिया। जंगल अभी भी नम था, लेकिन सुमो पहले से ही इसकी जंगली प्रकृति से परिचित था। उसने अपना पर्सनल पैनल खोला ताकि इंटेलिजेंस चेक कर सके। एक पूर्व की ओर जंगली सुअर, 2 उत्तर पूर्वी धारा में मछलियों का झुंड, 3 उत्तर पश्चिम में, पास जाते ही पकड़ की गारंटी, 4 दक्षिण पश्चिम में दोपहर के बाद एक मरता हुआ यंग एलिगेटर दिखाई देगा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने फिर से अपना ध्यान इंटेलिजेंस पर केंद्रित किया और आज के शिकार की दिशा का विश्लेषण शुरू किया। जंगली सुअर खतरनाक था, वो लापरवाही से नहीं जा सकता था। हालांकि यंग जे एलिगेटर में बहुत मांस था। यह बहुत दूर था और समय सही नहीं था। अब केवल धारा और पक्का उत्तर पश्चिम दिशा ही विकल्प बचे थे। मैंने आखिर पाया क्या? सुमो ने चलते हुए सोचा। यह निश्चित नहीं था कि यह खजाना था या जाल। वो कई जालों के पास से गुजरा जो उसने पिछली रात लगाए थे और आखिरकार 5वें जाल के पास उसने अपनी पकड़ देखी। अधिक वजन की एक छिपकली हवा में लटकी हुई थी। यह अभी भी सांस लेती हुई लग रही थी, पूरी तरह मरी नहीं थी। इसलिए सुमो ने कुशलता से इसे निपटाया और बाद में उपयोग के लिए अपनी कमर पर लटका लिया। काम करते हुए वह सोचता रहा। यह वर्षावन वास्तव में संसाधनों से भरपूर था, जिसमें मांस, पौधे और पानी सब आसानी से उपलब्ध थे। लेकिन तकनीकी छलांग हासिल करने के लिए उसे खनिज संसाधनों की जरूरत थी, नहीं तो पिघलाने वाले औजार एक समस्या बन जाएंगे। फिर उसने अपने बैकपैक से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल निकाला और पास की धारा की ओर चल पड़ा। कुछ और मछलियां पकड़ने का इरादा रखते हुए धारा पर पहुंचकर वो ये देखकर खुश हो गया कि पानी में मछलियों का एक झुंड इकट्ठा था। कुछ का वजन 2 या 3 पाउंड, कुछ का 4 या 5 पाउंड, और तो और अनगिनत छोटी मछलियां और झींगे चारों ओर तैर रहे थे, लगभग आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। अगर मेरे पास एक फिशिंग रोड होती तो मुझे जीवन भर मछली की कमी नहीं होती। सुमो बुदबुदाया। उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। उसने हाथ के एक झटके से जाल फेंका और बड़ी मछलियां एक बार पकड़े जाने के बाद बेतहाशा तड़पने लगी, जिससे दृश्य युद्ध जैसा अराजक हो गया। सुमो ने पूरी ताकत से जाल को किनारे तक खींचा और गिनती के बाद उसने पाया कि बड़ी और छोटी मछलियों का वजन अच्छा खासा था। वो झुक गया और साफ करने लगा, मारना, खाल उतारना और एक एक करके मछलियों का पेट निकालना। पूरी प्रक्रिया तेज और कुशल थी, यहां तक कि उसके हाथ मछली के खून से ढके होने के बावजूद वह परेशान नहीं था। इसके विपरीत वो ऊर्जा से भरा हुआ था। वह जानता था कि ये छोटे कौशल इस जंगल में जीवित रहने के लिए उसका ट्रम्प कार्ड थे और उसकी जनजाति की सभ्यता की नींव थी। उसने ये भी सोचा कि इन मछलियों से बिल्कुल भी बदबू क्यों नहीं आ रही थी। अजीब, जैसे ही वह मछलियों को साफ करना जारी रखने वाला था, उसने अचानक अपने पीछे पत्तों के कुचले जाने की आवाज सुनी। सुमो सतर्कता से मुड़ा, हाथ में खंजर, और चिल्लाया, कौन है वहां? केवल एक धीमी सिसकी जवाब में आई। इसके बाद कई भेड़ियों की हुआ। भू सुमो चौंक गया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। यह सिर्फ एक दुबला पतला भेड़िया था। उसका दूसरे सफेद फर उसके शरीर से चिपका हुआ था, जिससे वो सूखी लकड़ी की चलती हुई छड़ी जैसा लग रहा था, और वह धमकी भरी गुर्राहट कर रहा था। हालांकि सुमो बिल्कुल नहीं डरा। उसके आकार को देखते हुए उसे भरोसा था कि वह उसे लात मारकर दूर कर सकता है और फिर एक ही वार में खत्म कर सकता है। यह भेड़िया स्पष्ट रूप से एक अकेला भेड़िया था जिसे उसके क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था, और शायद उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसकी डरावनी उपस्थिति केवल उसकी आंखों से बनी हुई थी। सुमो ने उसके नंगे दांतों को देखा और अचानक व्यंग से हंसा। आज मेरी किस्मत अच्छी है, खाने के लिए भेड़िए का मांस भी है। वो डरा नहीं था, इसके विपरीत उसे हल्का सा उत्साह महसूस हुआ। आदिम दुनिया के प्रति उसके धीरे धीरे अनुकूलन का संकेत। बेशक भेड़ियों को पालतू बनाया जा सकता है, लेकिन यह वाला भरोसे लायक बहुत उग्र लग रहा था।
सुमो ने एक फैसला किया। जीवित रहने के लिए उसे पहले वार करना होगा। अध्याय 8 और गर्म होता हुआ। सुबह के शुरुआती समय में खून की बची हुई गंध धारा के पास बनी हुई थी। एक दुबला धुसर भेड़िया वहां आकर्षित हुआ। उसकी आंखें क्रूरता और भूख से भरी हुई थी। सुमो ने अपना खंजर कसकर पकड़ा। उसके पास एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने लापरवाही से हमला नहीं किया, बल्कि गर्जना करके भेड़िए को उकसाने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि वो पहले हमला करे। वो अच्छी तरह जानता था कि आसपास की मछली की गंध बहुत तेज थी और अगर इसे जल्दी नहीं निपटाया गया तो ये और भी खतरनाक जंगली जानवरों को आकर्षित कर सकती थी। क्रोधित होकर धूसर भेड़िया दुबला होने के बावजूद अभी भी ऊंचा लड़ने का जज्बा रखता था। वह गर्जा और सुमो पर झपटा। इस महत्वपूर्ण क्षण में सुमो ने बेहद मजबूत लड़ाई की भावना को छोड़ा, अपने डर को दबाया और उसका शरीर स्वाभाविक रूप से जवाबी हमला कर गया। उसने भेड़िए के चेहरे के किनारे पर जोर से लात मारी और जैसे ही वह पीछे हटा, उसने उसकी खोपड़ी पर डंडे से प्रहार किया, जिससे एक भारी थक्की आवाज आई। भेड़िया गर्जा और लुढ़का और सुमो उस पर झपटा। एक हाथ से उसके मुंह को दबाया और दूसरे हाथ में चाकू से उसकी गर्दन पर कई बार वार किया। खून फूटकर बाहर आया और चाकू बार बार घुसता गया। सुमो की आंखें लाल हो गई, खून की नसें आंखों में भर गई और माथे पर नसें उभर आई। उसे पूरी तरह एक अलग इंसान जैसा बना दिया। उसे नहीं पता था कि उसने भेड़िए को कितनी बार मारा। उसे बस इतना पता था कि वह जमीन पर गिर गया, जोर जोर से सांस लेते हुए, जब तक कि धूसर भेड़िया पूरी तरह स्थिर नहीं हो गया। तू मेरे साथ जान की लड़ाई लड़ा। तुझे क्या लगता है तू जीत सकता है? उसने दांत भींचकर गुर्राया। उसकी बाहें कांप रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर की रिकवरी के बाद वह तुरंत हरकत में आ गया। रस्सियां काटी ताकि मछलियों को पिरो सके। मांस को उन पर लटकाया। दूसरे भेड़िए के शव को बांधा और उसे इस खतरनाक जगह से जितनी जल्दी हो सके खींचकर दूर ले गया। धारा के पास अभी भी कुछ मछलियां बची थी, लेकिन सुमो अब उनकी चिंता नहीं कर सकता था। उसने बाद में लोगों को वापस लाकर उन्हें इकट्ठा करने की योजना बनाई। अभी सबसे जरूरी चीज सुरक्षित निकलना था। वो सावधानी से दौड़ा, लगातार अपने आसपास की हर हरकत पर नजर रखते हुए हल्की सी हलचल पर भी रुककर निरीक्षण करता। इस तरह वो सावधानी और थकान के साथ चलता रहा। आखिरकार बड़े जनजाति तक वापस पहुंच गया। जैसे ही वे गुफा में कदम रखे, आया और आमी खुशी से उनका स्वागत करने आई। सुमो को शिकार से भरा हुआ लौटते देख वे कूदने लगी और उत्साह से चिल्लाई। यह जनजाति का मजबूत लोगों के लिए सबसे सीधा सम्मान दिखाने का तरीका था। नाच और जयकारों के जरिए सम्मान जताना। भले ही नृत्य सुंदर न हो, जुनून असली था। मोमो कमाल आया ने जोर से सिर हिलाया। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था, खासकर जब उन्होंने मछलियां देखी। सब लोग हैरानी में उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। मछली और भी। सुमो ने अपने पीछे इशारा किया। कुछ साधारण शब्द, लेकिन सब समझ गए कि उसका क्या मतलब था। वहां और भी बहुत है। आया तुरंत समझ गई और बाकी जनजाति वालों को सुमो के पीछे चलने के लिए ले गई, धारा की ओर जाने की तैयारी करते हुए, ताकि और सामग्री इकट्ठा की जा सके। जनजाति की महिलाएं सब लंबी और ताकतवर थी। उनकी हरकतों से गड़गड़ाहट जैसी आवाज उठती थी, जैसे चलते हुए पहाड़ जंगल के छोटे जानवरों को भगा देती थी। यह दृश्य सुमो को बहुत सुरक्षित महसूस कराता था और उसने मन बना लिया, अब से उसे उन्हें अपने साथ शिकार पर ले जाना होगा। वे बहुत सुरक्षित थी। धारा पर पहुंचने पर उन्होंने पानी में बहुत सी मछलियां तैरती हुई देखी। बहनें उत्साह से सुमो की नकल करने लगी। मछलियों को लटकाते हुए सुमो हालांकि सतर्क बना रहा। एक बैच मछलियों को प्रोसेस करने के बाद उसने सभी को जल्दी वापस लौटने के लिए कहा, ताकि आगे के खतरे से बचा जा सके। बड़े जनजाति में वापस आकर वह आखिरकार रिलैक्स हुआ, जमीन पर बैठ गया और एक लंबी सांस छोड़ी, सच में जीवित होने के लिए आभारी महसूस करते हुए। मुम रस्सी आया उसके पास आई और किनारे रखी रस्सियों और शाखाओं के ढेर की ओर इशारा किया। उन्होंने वास्तव में सिर्फ 1 घंटे में पूरा ढेर बुन लिया था। सुमो ने सिर हिलाया। काफी नहीं, रस्सी बनाते रहो। जो सामग्री उनके पास अब थी, वो उनकी अगली योजना के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी। जारी रखें। क्या तुम खाने नहीं जा रहे? आया ने उलझन में खाने के ढेर की ओर इशारा किया, लेकिन सुमो समझ गया कि वह पूछना चाहती थी कि क्या उन्हें इसे संभालना चाहिए। मैं संभालूंगा, तुम लोग जारी रखो। सुमो ने दूसरे भेड़िए के शव को खींचकर पास लाया और सामग्री को प्रोसेस करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मांस को टुकड़ों में काटा और उसे धुएं में सुखाया ताकि संरक्षित किया जा सके। आया ने सिर हिलाया और लोगों को रस्सी बुनने और शाखाएं इकट्ठा करने के लिए नेतृत्व करना जारी रखा। पूरी जनजाति एक छोटे कार्यशाला जैसी लग रही थी। सुमो मछलियों को प्रोसेस कर रहा था। आग जलाई गई और खुशबू हवा में भर गई, जबकि चमड़ा सुखाने के लिए टांगा गया। हर कदम बहुत सावधानी से लिया गया। बड़ी बहनों ने क्यों नहीं पूछा? उन्हें बस इतना पता था कि अगर मोमो उनसे कुछ करने को कहे तो वे पूरे दिल से करेंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोमो मांस ला सकता था। वो इस जनजाति का असली ताकतवर आदमी था, आया से भी ज्यादा शक्तिशाली और जनजाति की नई जीवित रहने की उम्मीद। पहले वे केवल पौधों की जड़ों और तनों पर जीवित रह सकते थे। कभी कभी खाने के लिए बचा खुचा इकट्ठा करते थे। शिकार उनके लिए असंभव था। बिना अनुभव, औजार या कौशल के केवल कच्ची ताकत होने पर भी दिशा नहीं होने के कारण शिकार उनके लिए आत्महत्या के बराबर था। सब कुछ बदल गया जब सुमो आया। 3 घंटे बाद सुमो ने सारी मछलियों को प्रोसेस करना खत्म कर दिया। उसके हाथ मछली के शल्कों से ढके हुए थे और खून की गंध आ रही थी, इसलिए उसने बस उन्हें मिट्टी में रगड़कर साफ कर लिया। ऊपर देखते हुए उसने रस्सियों और शाखाओं का एक विशाल ढेर देखा, जैसे एक छोटा पहाड़। सुमो को उपलब्धि का एहसास हुआ।
लेकिन उसका शरीर भी थोड़ा थका हुआ था। खाओ, उसने कहा। सुनहरे भूरे रंग के भुने हुए छिपकली के मांस की एक सीख उठाकर अम्मी को दी, जो उसे देखती रही और फिर शर्माते हुए सिर झुका लिया। अम्मी घुटनों के बल बैठ गई मांस लेने के लिए। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें निर्भरता और खुशी से भरी थी। सुमो ने तुरंत नजरें फेर ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए। आया ने यह देखा और तुरंत आगे बढ़कर उसे रोका। अम्मी, तुम नहीं कर सकती, अम्मी ने धीरे से जवाब दिया। मोमो ठीक है। इस वाक्य ने आया को चुप करा दिया और सुमो समझ गया, अम्मी पहले ही उसे अपना साथी मान चुकी थी। यह विश्वास स्वाभाविक और सीधा था, बिना किसी रस्म या वादे के, केवल सहज प्रवृत्ति और निर्भरता पर आधारित। इस समय सुमो ने सभी को बैठकर मांस खाने के लिए कहा ताकि वे अपनी ऊर्जा फिर से भर सके। लेकिन उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। महिलाएं खाते समय काफी बेचैन थी, लगातार हिलती डुलती, ठीक से नहीं बैठ रही थी और जानबूझकर या अनजाने में सुमो की ओर देख रही थी। कुछ ने तो शर्मीली मुस्कान भी दिखाई, जबकि अन्य छेड़खानी भरे अंदाज में फुसफुसा रही थी, जैसे अपना आकर्षण दिखा रही हो। अम्मी गुस्सा हो गई, खड़ी हुई, लोगों की ओर इशारा किया और एक एक करके उन पर चिल्लाई, तुम नहीं कर सकती, तुम भी नहीं, तुम नहीं। आखिर में वो सुमो के सामने दौड़कर आ गई और अपने शरीर से बाकी सबकी नजर को रोक लिया। एक मां चीते की तरह चौकन्नी, जो अपने भोजन की रक्षा कर रही हो। सुमो ने बेबस होकर अपने सामने के आग जैसे डिनर सीन को देखा और अचानक उसे लगा कि जितना वो खा रहा है उतना ही उसे ज्यादा गर्म लग रहा है। अध्याय 9 बाढ़। सुमो भी एक आदमी है। पुरुष महिलाओं को पसंद करते हैं और महिलाएं पुरुषों को पसंद करती हैं। यह प्राचीन समय से लेकर आज तक चलता आ रहा है, बहुत पहले से उनके जीन में अंकित है। सुमो भी इसका अपवाद नहीं है। वह इस प्रवृत्ति को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन वह अम्मी के चुनाव और उस पवित्रता का अधिक सम्मान करना चाहता है। मांस का भोजन आनंद लेने के बाद सुमो ने अपना मुंह पोंछा। उसकी नजर बगल में करीने से रखी रस्सियों पर पड़ी, फिर दूर बैठी अहिया पर गई। आया जमीन पर बैठी थी। उसके दोनों लंबे मांसल पैर क्रॉस किए हुए शांत और सुसंस्कृत दिख रही थी। वो वास्तव में इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका परिपक्व और संतुलित आभा किसी को बड़ी बहन शब्द की याद दिलाती। सुमो ने मन ही मन सोचा, ये महिला स्मार्ट है और उसमें नेतृत्व के गुण हैं। अगर वह उसे कुछ मुख्य जीवित रहने के कौशल सिखा सके तो परिणाम निश्चित रूप से आधे प्रयास में 2 गुना होगा। आया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सुमो ने कहा अपनी सलाह देते हुए। आया एक पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाकर उसके अगले निर्देशों का इंतजार करने लगी। हालांकि वह पूरी तरह समझती हुई नहीं लग रही थी। सुमो जल्दी में नहीं था। वह जानता था कि आया की समझने की क्षमता मजबूत है और जनजाति की नेता होने के नाते वही सबसे अधिक प्रशिक्षित करने लायक है। इसलिए उसने एक शाखा और एक रस्सी उठाई। आया को इशारा किया कि वह उसके साथ गुफा के बाहर खुले स्थान पर चले। सुमो ने एक डंडे से जमीन पर लगभग आधा एकड़ का एक घेरा बनाया, मोटे तौर पर उस क्षेत्र को चिन्हित किया जिसे सीमांकित करना था। फिर उसने शाखाओं को जमीन में गाढ़ा, हर आधे मीटर पर दूसरी शाखा रखी और 2 शाखाओं के बीच रस्सी लपेटना शुरू किया। रस्सी, लकड़ी, इसे बांधो, इसे बाड़ कहते हैं, सुमो ने प्रदर्शन किया और समझाया। उसकी आवाज ऊंची नहीं लेकिन साफ थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मांस खा चुकी बड़ी महिलाएं भी इकट्ठा हो जाएंगी। इस छोटे आदमी को उसकी नई चीज के साथ छेड़छाड़ करते हुए जिज्ञासा से देखते हुए कुछ ही समय में एक साधारण छोटी बाड़ तैयार हो गई, हालांकि खुरदरी लेकिन आकार ले चुकी थी। सुमो ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, एक बात। आया ने पलक झपकाई। एक प्रदर्शनी। सुमो लगभग जोर से हंस पड़ा, फिर जल्दी से उसे सुधारा, प्रदर्शनी नहीं, बाढ़। बाद, अमी ने अचानक बहुत साफ तरीके से दोहराया। सुमो मुड़ा और उसे अंगूठा दिखाया। सही, बाढ़। फिर उसने जमीन पर खींची गई सीमा रेखा की ओर इशारा किया और सभी से कहा, आज महान जनजाति बाढ़। उसने मूल रूप से आज कुछ जंगली फल तोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि आसपास के जंगली फल लगभग खत्म हो चुके हैं। इसलिए बेकार यात्रा करने के बजाय उसने पहले कुछ व्यावहारिक करने का फैसला किया। भले ही बाढ़ जंगली जानवरों को रोक ना सके, फिर भी ये प्रभावी हो सकती है, खासकर जब कांटों के साथ मिलाई जाए। कम से कम छोटे जानवरों को दूर रखेगी। इससे भी महत्वपूर्ण, ये उनमें क्षेत्र की भावना स्थापित करेगी। उन्हें बताएगी कि उनकी जमीन कहाँ है। लक्ष्य तय होते ही सभी हरकत में आ गए। सुमो ने धैर्य से आया को रस्सी बुनना और लकड़ी बांधना सिखाया, जिसने जल्दी ही अन्य बहनों को भी शामिल होने के लिए आकर्षित किया। लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे ही उन्हें कुछ नया मिलता है वे उत्साहित और जिज्ञासु हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी सीखते हैं। आधे घंटे से भी कम समय में सुमो ने 23 बहनों को व्यस्तता से निर्माण करते देखा, अद्भुत दक्षता के साथ। वह एक तरफ बैठकर देखता रहा। एक अजीब सा सुकून उस पर छा गया। शुक्र है कि उसने अकेले यह काम नहीं किया, नहीं तो वह 2 दिनों में भी इसे पूरा नहीं कर पाता। आग की ओर देखते हुए मांस लगभग पूरी तरह से धुआं हो चुका था, खासकर मछली। अगर उन्हें जल्द नहीं खाया गया तो ये बर्बाद हो जाएगा। सुमो ने एक पल सोचा, नमकीन मछली बनाने के लिए बहुत सारा नमक चाहिए होगा, जो अभी स्पष्ट रूप से अव्यवहारिक था। तो बेहतर है कि आज रात ही सब खा लिया जाए। उसने सावधानी से बचा हुआ छिपकली और चिकन का मांस तैयार किया, उसे पत्तों में लपेटा और सुखाने वाले रैक पर रखा। यह मांस अधिकतम 5 दिन तक ही चलेगा, इससे ज्यादा हुआ तो खराब हो जाएगा। समस्या यह थी कि इसे ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे 2 चीजें चाहिए थी, एक कंटेनर और नमक। यह सोचकर सुमो अपने सूखे फटे होठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे बहुत प्यास लगी थी। जनजाति का एकमात्र पानी का स्रोत 500 मीटर दूर एक धारा थी। आया, मुझे प्यास लगी है,
सुमो ने कहा। आया नहीं समझी और उसे उलझन में देखा। फिर उसने अपने होठों की ओर इशारा किया और आया को अचानक समझ आया। पानी। सुमो निरुत्तर रह गया। सही है, सीधे पानी। क्यों नहीं कहा पानी? हाँ, उसने जल्दी से सिर हिलाया। आया ने भी चिल्लाया, सब लोग चलो पानी के लिए। जनजाति की महिलाओं ने अपनी रस्सियां नीचे रख दी, डंडे उठाए और धारा की ओर जाने के लिए तैयार हो गई। धारा पर पहुंचते ही बड़ी बहनें बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में कूद गई, पानी उछालती हुई और हंसती हुई। सुमो ने भी अपने कपड़े उतारे और कूद गया, नहाने के लिए नहीं, बल्कि बस अपनी युवा ऊर्जा को शांत करने के लिए। वो पानी में चलता और टटोलता रहा और जल्द ही उसे एक दरार क्षेत्र में मिट्टी के स्पष्ट जमाव मिले। उसने थोड़ा निकाला, हाथों से रगड़ा और पाया कि ये नम और चिकनी है, ये पुष्टि करते हुए कि ये मिट्टी के बर्तन के लिए अच्छा मटेरियल है, और वो बहुत खुश हो गया। लेकिन इसे वापस कैसे लाया जाए, ये एक समस्या बन गई। वह अपने हाथों में बहुत ज्यादा नहीं ले जा सकता था और वह इसे बार बार ले जाकर नहीं ला सकता था। जैसे ही वह इस बारे में चिंता कर रहा था, अमेश चुपचाप पास आई। उसकी आंखें सुमो के शरीर पर टिकी हुई थी। सुमो ने ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ ये सोच रहा था कि मिट्टी को कैसे पैक किया जाए। उसे पता ही नहीं चला कि उसका गोरा और मांसल शरीर पहले ही सबका ध्यान खींच चुका था। आया सहित सभी महिलाएं स्तब्ध थी, उनकी निगाहें जल रही थी, निगलने की आवाजें उठ रही थी और गिर रही थी। हवा जैसे हॉर्मोन्स की गंध से भारी हो गई थी। मुझे मिल गया। सुमो ने ऊपर देखा और कुछ दूरी पर कई केले के पेड़ देखे। उनके पत्ते चौड़े और बड़े थे, अस्थायी पैकेज बनाने के लिए बिल्कुल सही। उसने उत्साहित होकर चिल्लाया, अमी, मोमो को ये चाहिए। अमी ने अभी खुशी का भाव दिखाया ही था कि उसके आसपास की सभी महिलाएं चाहिए शब्द सुनते ही जैसे उनमें एड्रेनालिन भर गया हो, तुरंत केले के पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। यहां तक कि आया भी पीछे नहीं रहने वाली थी। आगे बढ़कर उत्साह से मोमो के लिए केले के पत्ते तोड़ने लगी। अमी गुस्से में पानी में पैर पटकती हुई, उसका चेहरा लाल हो गया और चिल्लाई, उसने मुझे बुलाया। अध्याय 10 मिट्टी के बर्तन। वे सभी पानी में केले तोड़ने के लिए होड़ कर रही थी, देख रही थी कि कौन सबसे ज्यादा तोड़ सकता है, और वे थोड़ी उत्साहित भी थी। अमी गुस्से में किनारे आई, बार बार चिल्लाती हुई, मोमो ये मेरा है। लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे बस हंसी और बोली, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, हम केले तोड़ रहे हैं, मोमो नहीं। अपने शब्दों के बावजूद उन्होंने फिर भी उत्साह से अपने तोड़े हुए केले सुमो को सौंप दिए, जैसे कोई खजाना पेश कर रही हो। सुमो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक उठाया और चखा, और स्वाद आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। लेकिन उसने सबसे ऊपर वाले लंबे केले के पत्ते की ओर इशारा किया। वही वास्तव में उसे चाहिए था। वे पत्ते असामान्य रूप से लंबे थे, लगभग 4 मीटर ऊंचे। यहां तक कि अमी जो 2 मीटर से अधिक लंबी है और अन्य बड़ी महिलाएं भी सिर हिलाकर संकेत दे रही थी कि वे इसे नहीं पहुंच सकती। सुमो निराश नहीं हुआ। उसने केला खाया, फिर सबसे लंबी आया की ओर देखा और कहा, आया मुझे ऊपर उठाओ। इन शब्दों ने आया को चौंका दिया और बाकी भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। अमी विशेष रूप से सतर्क दिख रही थी। सुमो ने बस इशारा किया, अपने हाथों से गले लगाने की मुद्रा बनाई और फिर ऊंचे पत्तों की ओर इशारा किया। आया को तब समझ आया कि उससे कहा जा रहा है कि वह सुमो को उठाए और पत्ते तोड़े। आया सावधानी से पास आई, अपने हाथ फैलाए और धीरे से सुमो को अपनी बाहों में खींच लिया। उस क्षण उसे अचानक लगा कि यह आदमी छोटा और नरम है, और उसके दिल में बिना किसी कारण मात्रित प्रेम उमड़ पड़ा और उसकी आंखें और कोमल हो गई। सुमो की गर्दन थोड़ी अजीब महसूस कर रही थी, इतनी कसकर पकड़े जाने से कि उसने फिर खांसा और उसे याद दिलाया, मुझे ऊपर उठाओ। तभी अमी नाखुश हो गई और विरोध करने आई। नहीं, वो अंदर ही अंदर जल रही थी। केवल वही मोमो को गले लगा सकती थी। वो असमंजस में थी, अपने हाथों के साथ क्या करे ये नहीं जानती थी। लेकिन सुमो ने गंभीरता से कहा, अब ये मुझे तुम्हारी जरूरत है। हालांकि शब्द सरल थे, अमी ने समझ लिया। हालांकि वो अभी भी नाखुश थी, उसने उन्हें रोका नहीं। आया समझ गई कि सुमो का क्या मतलब था। वो पत्ते तोड़ना चाहता था, करीब नहीं होना। वह मुस्कुराई, मन ही मन सोचते हुए उसने इस तरीके के बारे में क्यों नहीं सोचा। इसलिए आया ने सुमो को केले के पेड़ तक उठाया और सावधानी से उसे ऊपर उठाया। सुमो पत्तों तक पहुंचने में सफल हुआ और एक के बाद एक कई तोड़ लिए। जब उसका हाथ भर गया तभी उसने आया को संकेत दिया कि उसे नीचे उतार दे। जब आया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दुलार भरी मुस्कान की झलक थी। ये देखकर एमी और भी नाखुश हो गई। वह दौड़कर आई और सुमो को गले लगा लिया, धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए, मोमो मेरा है। आया ने कंधे उचकाए और बेबस होकर कहा, मोमो तुम्हारा है। सुमो काफी असहाय महसूस कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था क्यों, लेकिन उसे लगा कि दोनों के मन में उसके लिए थोड़ा एहसास है। उसने अमी का हाथ थपथपाया और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, पहले मुझे नीचे उतारो, हम रात में इसके बारे में बात करेंगे। अमी ने आज्ञाकारी रूप से छोड़ दिया। उसकी आंखें इतनी कोमल थी कि मना करना मुश्किल था। सुमो ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और बस उन्हें केले तोड़ते रहने दिया, जबकि वो खुद नदी किनारे से मिट्टी इकट्ठा करने लगा। जब उसने ज्यादातर चीजें इकट्ठा कर ली तो उसने अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन उसने देखा कि सभी उसे घूरते हुए थोड़ी निराश लग रही थी। सुमो ने मन ही मन सोचा, इन महिलाओं ने शायद पहले कभी किसी हैंडसम आदमी को नहीं देखा, इसलिए वे फिर से कल्पना करने लगी हैं। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, आखिर वे गोरी हैं और उनके फिगर अच्छे हैं। हालांकि ये वैसा ही है जैसे मैं कभी कभी उन्हें देखते हुए ध्यान भटका देता हूं। बाद में सभी केले से भरे बैग और सुमो द्वारा पैक की गई मिट्टी के साथ वापस चले।
रास्ते में सुमो ने कैजुअली अपने पहले लगाए गए ट्रैप्स चेक किए और पाया कि उसने सच में कुछ खोजा है। 3 तीतर और एक हिरण। हिरण का बच्चा बड़ा नहीं था, शायद केवल 40 या 50 पाउंड का। सौभाग्य से ट्रैप मजबूत था और गांठें कसकर बंधी थी, इसलिए वो भाग नहीं सका। उसने हिरण के बच्चे को एक ही बार में मार दिया, उसे एक तेज मौत देते हुए। हमारे पास एक बहुत ही फलदायक यात्रा रही और हर कोई बहुत खुश है। आया और अमी ने सुमो को चमकती आंखों से देखा जैसे उन्होंने किसी तरह का हीरो देख लिया हो। वे सच में प्रभावित थी कि यह दिखने में छोटा आदमी कितना सक्षम था। यह अद्भुत है कि सिर्फ वाटर पीना भी एक ढेर सारा शिकार वापस ला सकता है। सुमो ने उनकी प्रशंसा को नोटिस किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। असल में अगर तुम इसे सीख लो तो तुम मुझसे भी बेहतर कर सकते हो। वो जो कह रहा था उसमें गंभीर था। आखिरकार वो ज्ञान और अनुभव लेकर आया था जो उसने अपने स्थानांतरण से पहले जमा किया था। साथ ही उसके पास बहुत सारे संसाधन थे, इसलिए वो इतना शक्तिशाली लग रहा था। अगर हम उन्हें ये स्किल्स सिखाएं तो वे भविष्य में अपने दम पर खड़े हो सकेंगे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी पोट्री बनाना है। सुमो ने आया और दूसरों को फैंस बनाना जारी रखने के लिए निर्देश दिया, जबकि वह जमीन पर बैठकर थोड़ी देर के लिए मिट्टी के ढेर को खाली नजरों से घूरता रहा। उसने जल्दी से पोट्री बनाने के तरीकों को याद किया। अशुद्धियों को हटाना, आकार देना, हवा में सुखाना और पकाना। फिर उसने काम शुरू किया जैसे जब वह बच्चा था और कीचड़ से खेलता था, धीरे धीरे कंकड़ और बजरी निकालते हुए, सिर्फ सबसे शुद्ध मिट्टी छोड़ते हुए। पानी मिलाने और उसे मिलाने के बाद सुमो ने धीरे धीरे कैटल को आकार देना शुरू किया, उसे थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हुए। दोपहर में आया और उसके दोस्तों ने फेंस बनाना खत्म कर दिया। लोगों का एक समूह जमीन पर गिर पड़ा, थक कर चूर। सुमो को अभी भी गंभीरता से कीचड़ से खेलते हुए देखते हुए उन्हें अचानक याद आया कि वे अपने कबीले में छोटे थे, तब अक्सर ये खेल खेलते। लेकिन अब सुमो को देखते हुए वो थोड़ा अलग लगता है। वो खेल नहीं रहा था, वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कर रहा था। जब सुमो ने आखिरी कैटल बनाना खत्म किया, उसने संतोष की सांस ली और 5 सिरेमिक कैटल्स को एक अच्छी तरह हवादार जगह में हवा में सूखने के लिए रख दिया। जब ये सूख जाएगा तब इसे पकाया जा सकता है। जैसे ही सांझ ढली, सुमो ने आया को पुकारा, आया कीचड़ में खोदो। आया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन सुमो ने अपने बैकपैक से एक छोटा शवल निकाला और एक ही फावड़े से जमीन को उलट पुलट कर दिया। ये टूल बस कमाल है। सभी बड़ी औरतें दंग रह गई। फिर सुमो ने एक लकड़ी की छड़ी से इशारा किया, सबको कीचड़ इकट्ठा करने के लिए निर्देश दिया। हालांकि हर कोई थका हुआ था, फिर भी उन्होंने ये किया। सुमो चीजों को जल्दी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे जितनी जल्दी हो सके किल बनाना था। अगर पोट्री सूख जाए लेकिन उसे पकाने के लिए किल ना हो तो पहले किया गया सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसके अलावा किल का यूज मांस भुनने के लिए किया जा सकता है और शायद आयरन गलाने के लिए भी। इन विचारों के साथ सुमो ऊर्जा से भरा हुआ था, लगातार खोदता और मिट्टी को ढीला करता हुआ। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह छा गया, हर कोई आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थका हुआ। सुमो ने सूखी मछली, सूखा मांस और रैक पर सूखते केले के ढेर पर नजर डाली, फिर हाथ हिलाया और कहा, चलो खाएं। देर रात नहाने के बाद और बहुत सारा ठंडा उबला हुआ वाटर पीने के बाद सुमो, अमी और आया घास के ढेर पर आराम करने के लिए लेट गए। अंधेरे में अमी धीरे से पास आई और फुसफुसाई, मोमो। सुमो ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज शर्म और उत्साह से भरी थी, जैसे वो अपना स्नेह व्यक्त कर रही हो। उसने दिन के दौरान उससे वादा किया था। रात में अमी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से करीब आई। वो रात अविस्मरणीय होने के लिए तय थी। अध्याय 11, सोना आधा बच्चा। एक नया दिन शुरू होता है। सुमो गहरी नींद में सोया और जब वह जागा, वो गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ। एक गहरी सांस लो और तुम ताजगी और ऊर्जा महसूस करोगे, पौधों और ऑक्सीजन की ताजा खुशबू से। जैसे ही उसने अपनी पीठ खींची, वो हंसा और बुदबुदाया, जिंदगी बेहतर और बेहतर होती जा रही है। वो तुरंत पोट्री चेक करने के लिए दौड़ा जो उसने पिछले दिन बनाई थी, पोट्री के चारों ओर घूमते हुए और हर कोण से जांच करते हुए। ये देखकर कि पोट्री के जार की सतह बहुत समान रूप से सूख गई, वो जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ये तथ्य कि कोई दरार नहीं है, इसका मतलब है कि मिट्टी में ज्यादा अशुद्धियां नहीं है और ये स्मूथली सूख गई। वो सारा प्रयास सार्थक था। हालांकि सतह सूखी थी, वह जानता था कि अंदर अभी भी थोड़ी नमी है जो आज किल में पकाने की लय के साथ बिल्कुल सही मेल खाएगी। इस प्रहती के साथ सुमो तुरंत फाइटिंग स्पिरिट से भर गया। वो शिकार पर जाने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि ये वो समय था जब जंगली जानवर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और बाहर जाना सही नहीं था। उसने सिस्टम पैनल भी नहीं खोला, क्योंकि वो आज की इंफॉर्मेशन दोपहर के लिए बचाना चाहता था और उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है किल बनाना और फिर पोट्री को पकाना। वो अब भी ब्रांचेस और रोप इकट्ठा करके किल का ढांचा बनाने ही वाला था। इसी समय आया धीरे धीरे पास आई। उसके गाल हल्के से लाल थे और धीरे से पूछा, मोमो, क्या कल रात तुम्हारी नींद में बच्चा है? यह सुनकर सुमो लगभग घुट गया। कोई तरीका नहीं, उसने कल खुद को किसी तरह रोक लिया था, भले ही थोड़ी सी स्थिति थी। इसके अलावा उस समय अमे सोई नहीं थी। उसने ये सिर्फ तब किया जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन क्योंकि वह पकड़ा गया था, उसने दिखावा करना बंद कर दिया और सीधे जवाब दिया, सोना कोई बच्चा नहीं होगा। आया ने भौहें सिकोड़ ली, उलझन में दिख रही थी। उसने अपने बड़ों से बचपन में सुना था कि जब तक तुम सोते हो तुम्हारे पास एक बच्चा होगा, लेकिन सुमो इतना निश्चित था। उसने आगे दबाव डाला, तो क्या तुम सच में कल सो रहे थे? एक बड़े कबीले की रानी के रूप में उसे कबीले के इकलौते आदमी पर ध्यान देना चाहिए, खासकर उस पर जिसे एमी ने पालन करने के लिए चुना था।
इसलिए वह चुपचाप देख रही थी और पिछली रात कोई अपवाद नहीं थी। लेकिन अगर वह सोना नहीं गिना जाता तो वह क्या गिना जाता है? सुमो ने गला साफ किया। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहता था, लेकिन तर्क ने उसे बताया कि अभी समय नहीं है। मेडिकल केयर, हाइजीन और एनवायरमेंट अभी भी पर्याप्त से बहुत दूर है, और यहाँ तक कि फूड स्थिरता अभी बस शुरू हो रही है। अगर हमारे पास सच में एक बच्चा हो तो क्या हम उसे पालने का खर्च उठा पाएंगे? तब तक बहुत देर हो जाएगी। वो वास्तव में पिछली रात इस मुद्दे के बारे में सोच रहा था। अपनी नींद में भी हमें बच्चा शब्द बड़बड़ाती रही, जिससे उसे और भी एहसास हुआ कि वो आवेग में काम नहीं कर सकता। इसलिए सुमो ने बस कहा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये सुनने के बाद आया थोड़ी निराश हुई, लेकिन कुछ हद तक समझ भी गई। हमें तुम्हारी जरूरत है और हमें बच्चे की जरूरत है। हम उसे पालेंगे। सुमो ने आया के गंभीर लेकिन लाल चेहरे को देखा और मिश्रित भावनाएं महसूस की। ये एक समस्या है जिसका हमें जल्दी या देर से सामना करना होगा। वो थोड़ी देर चुप रहा, इससे पहले कि उसने कहा, ये होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं। हालांकि आया पूरी तरह नहीं समझी। वो स्मार्ट थी और थोड़ी सोच के बाद इसे समझ सकती थी। अभी नहीं। क्या हम इसे बाद में कर सकते हैं? उसकी प्रतिक्रिया देखकर सुमो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये लड़की सच में स्मार्ट है। जैसे ही उसने सोचा कि बातचीत खत्म हो गई, आया ने अचानक पूछा, तो तुम कल रात क्या कर रहे थे? एमी बहुत गहरी नींद में सोई थी। सुमो एक पल के लिए चुप हो गया। ये अवलोकन बहुत बारीक था। उसने बड़बड़ाया, आधा बच्चा। फिर उसने जल्दी से विषय बदल दिया। आज मुझे एक बड़ी पेड़ की शाखा चाहिए। आया ने कोई और सवाल नहीं पूछा और अपने लोगों को पेड़ की शाखाएं इकट्ठा करने की व्यवस्था करने के लिए मुड़ गई। सुमो ने किलन का ढांचा बनाना शुरू किया। रोप और शाखाओं का यूज करके उसके आकार को फिक्स किया, बाद में मिट्टी लगाने की तैयारी करते हुए। दिन का काम शुरू होता है। सुमो ऊर्जा से भरा हुआ था और संरचना को सावधानी और बारीकी से बांध रहा था। कबीले के लोग भी खाली नहीं बैठे। उन्होंने भी टूल्स उठाए और बड़ी पेड़ की शाखाएं खोजने चले गए। उन्होंने पत्थर से बने टूल से काटा, धीरे लेकिन धैर्य से। हाल ही में बहुत सारा फूड उपलब्ध होने के साथ और पर्याप्त मीट, साल्ट और फैट के साथ हर कोई कुछ दिन पहले की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है और काम करने के लिए अधिक ऊर्जा है। दोपहर के आसपास सुमो ने आखिरकार किलन की बुनियादी संरचना बनाना खत्म कर दिया। उसने एक मिलिट्री वाटर बोतल से पानी का यूज करके गीली मिट्टी को ढांचे पर थपथपाया, उसे परत दर परत दबाते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आसानी से ढह ना जाए। पानी खत्म होने के बाद उसने उन सभी को देखा जो शाखाओं का एक बड़ा ढेर लेकर आए थे और कहा, यह काफी है। फिर हर कोई उसके साथ कबीले में वापस चला गया। सुमो ने एक छोटा चाकू उठाया और बड़ी पेड़ की शाखा को एक नुकीले भाले में तराशा। यह तेजी से और तेज काटता है, आसानी से अपने शिकार को खत्म करता है। खत्म करने के बाद उसने आया को एक भाला सौंपा। आया ने उसे अपने हाथ में पकड़ा। उसकी आंखें चमक उठी। वे इस हथियार को पत्थर से नहीं बना सकते थे। यह लगभग एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। उसने सोचा कि यह सेल्फ डिफेंस के लिए है, लेकिन सुमो ने गंभीरता से कहा, आया, चलो साथ में शिकार करते हैं। आया चौंक गई। उसने सोचा कि यह कुछ है जिसे वो प्रोटेक्ट कर रही है, तो फिर उसे इसके साथ शिकार पर क्यों जाना है? वो एक पल के लिए हिचकिचाई, इससे पहले कि उसने कहा, हम नहीं, लेकिन मोमो करेगा। महिलाएं डरती हैं। हालांकि जंगली जानवर उनसे उतने बड़े नहीं थे, वे अभी भी उनसे डरती थी। सुमो ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया, चिंता मत करो, मोमो तुम्हें ले जाएगा। वो वास्तव में उनसे लड़ने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन अधिक लोग और अधिक वेपन्स होना उसके अकेले लड़ने से बहुत बेहतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आगे एक स्थिर फूड सोर्स खोजना चाहता था, क्योंकि उसके लिए अकेले जाना बहुत खतरनाक था। इन बड़ी बहनों के आसपास होने से, भले ही ये सिर्फ दुश्मन को डराने के लिए हो, ये अच्छी बात है। अमे भी थोड़ी डरी हुई लग रही थी और सावधानी से सुमो के करीब आ गई। सुमो ने उसकी जांघ थपथपाई, फिर उसके बगल वाले व्यक्ति की जांघ थपथपाई और चिल्लाया, मेरे पीछे आओ। शिकार, बात करना बेकार है, बस कर लेते हैं। नतीजतन जब उसने आदेश दिया, आया हालांकि डरी हुई थी, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मेरे पीछे आओ मोमो, चलो शिकार करें। सही है, कोई भी व्यक्ति कितना भी सक्षम हो, वो सब कुछ संभाल नहीं सकता, लेकिन अगर हर कोई साथ काम करता है तो दक्षता स्वाभाविक रूप से अलग होगी। इसके अलावा सुमो ने एक पल के लिए सोचा और खुद से बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या मतलब छोटा? यह बड़ा होना चाहिए। अध्याय 12 आया बहादुर और सक्षम है। उसका कॉर्टशिप मेथड। सुमो ने रास्ते में पैनल नहीं खोला, इसके बजाय रास्ता पहले से ही योजना बनाया गया था। पहले वहां 12 ट्रैप्स थे जो उसने लगाए थे। सुमो ने आया को हर ट्रैप के स्थान और उन्हें कैसे रखा गया था याद रखने को कहा। आखिरकार हम उनसे एनिमल ट्रैप्स पहचानना सीखने की उम्मीद नहीं करते, इसे उसकी मूल स्थिति में रिस्टोर करना ठीक होना चाहिए। भरोसा ही हुआ। आया ने जल्दी सीखा बाकी सबसे। बहुत सारे ट्रैप ट्रिगर हुए, लेकिन कोई शिकार नहीं पकड़ा गया, जिसे सुमो ने अफसोसजनक पाया। हालांकि वे हमेशा जानवरों की आंतें जो वे वापस लाए थे ट्रैप में डाल देते थे। जब तक वे 10वें ट्रैप तक पहुंचे, उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर होने के कारण आया के पास पूरे रेन फॉरेस्ट में शानदार दृश्यता थी। जब उसने थोड़ी दूरी पर जमीन पर संघर्ष करता हुआ एक छोटा हिरन देखा, उसने तुरंत खुशी से अपने सामने एक जगह की ओर इशारा किया। सुमो भी काफी उत्साहित था। वह तेजी से चला, एक बार में 3 कदम लेते हुए। सच में एक और छोटा हिरन। इस रेन फॉरेस्ट में संसाधन कमाल के हैं। इस अविकसित आदिम जंगल में हर जगह मांस के संसाधन है। जब तक तरीके और उपाय सही हो, तो मूल रूप से भूखे नहीं मरोगे। सुमो ने उत्साह से ट्रैप और संघर्ष करते हिरन की ओर इशारा किया। सब लोग खुद से उस छोटे हिरन को घेरने लगे,
लगभग 50 पाउंड का वो हिरण इतने सारे 2 पैरों वाले जीवों को अपने चारों ओर देखकर संघर्ष करना बंद कर दिया। इसके बजाय वो जमीन पर लेट गया और आंसू बहाने लगा। बेशक कोई भी उसके लिए दुख महसूस नहीं करेगा। आया, ट्रैप देखो, चलो शिकार करें। सुमो लगातार दोहराता रहा और सिद्धांत समझाता रहा, क्योंकि वो पूरे कबीले में सबसे समझदार व्यक्ति थी। लेकिन अमी और बाकी कबीले वाले समझ गए। मोमो उन्हें बता रहा था कि जब ट्रैप इस तरह लगाए जाते हैं तो वे जानवरों का शिकार कर सकते हैं, और यहां तक कि कई दर्जन किलोग्राम वजन वाले जानवर भी बच नहीं पाएंगे। आखिरकार दिखाने के लिए भौतिक चीजें मौजूद हैं, इसलिए सबके लिए समझना बहुत आसान है। हाँ, मुझे पता है, ये ट्रैप है, उसने मुंह खोलकर कहा। मारो शिकार। अम्मी का स्पीयर उठाकर सुमो ने प्रतीकात्मक रूप से एक बार उसे घूंपा, उसके दिल को निशाना बनाते हुए। ये क्रिया भी समझना आसान है। शायद थोड़ी नर्वस थी, लेकिन सुमो को ये काफी मजेदार लगा। आखिरकार वो 2.5 मीटर लंबी है, सुडौल और आकर्षक, और इस पल वह एक नाजुक परिपक्व महिला जैसी लग रही थी, जो एक मजबूत विरोधाभास है। एक पल की खामोशी के बाद आया ने कहा, पकड़ो, मैं करूंगी, चलो शिकार करें। उसने हिम्मत जुटाई। यह पहली बार था जब उसने इस आकार के शिकार का सामना किया था। बाकी कबीले वाले भी हिरण के अंगों को पकड़े हुए थे, थोड़े तनाव में। कबीले में वयस्क होने से पहले वे सबसे ज्यादा भोजन तैयारी से जुड़े काम करते हैं, या वे हल्के कामों में मदद करते हैं, जैसे निर्माण, खाल उतारना या इकट्ठा करना। उन्होंने कभी अपने शिकार को मारने का अनुभव नहीं किया था, इसलिए इतने बड़े होकर भी उन्हें शिकार के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। सुमो समझ सकता था। आखिरकार उसकी दुनिया में भी कुछ लोग मुर्गी तक मारने की हिम्मत नहीं करते, कई दर्जन किलोग्राम वजन वाले हिरण की तो बात ही छोड़ो। आया तैयार थी। उसने अपना स्पीयर निशाना बनाया, फिर आगे झपटी और जोर से उसे हिरण की गर्दन में घोंप दिया। आया डर गई। बाकी लोगों ने भी उसी समय छोड़ दिया, क्योंकि जानवर की दहाड़ यहां तक कि उसकी चीखें भी उन्हें डर से भर देती थी। यह खून की वंशानुगत प्रवृत्ति के कारण होता है, इसलिए आदिम समाजों में भी महिलाएं शायद ही शिकार में भाग लेती थी। यह आमतौर पर पुरुषों का काम था। यह देखकर सुमो पहले से ही अंतिम वार देने के लिए तैयार था। वह सीधे उस हिरण पर झपटा जो उठने की कोशिश कर रहा था, और उसके हाथ में तेज चाकू को सीधे हिरण के दिल में घुसा दिया। सुमो ने संघर्ष करते हिरण को कसकर दबाए रखा, बार बार वार करते हुए और दबाते हुए, जब तक हिरण ने विरोध करने की क्षमता खो दी और चिल्लाना बंद कर दिया। सुमो ने आखिरकार राहत की सांस ली। सुमो का साहसिक कार्य वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा, जो पहले से ही पुरुषों की बहादुरी के बारे में एक झुका हुआ नजरिया रखते थे। आखिरकार शिकार खतरनाक है। अब उन्होंने सुमो को दृढ़ता से छोटे हिरण को खत्म करते देखा। उन्होंने सुमो को और भी ज्यादा बहादुर महसूस किया। वह सच में महान कबीले का एकमात्र पुरुष होने के योग्य है। यहां तक कि आया भी हिम्मत नहीं करती, लेकिन मोमो करता है। अमय के चेहरे पर इस समय गर्व भरा हुआ था, क्योंकि उसी ने मोमो को कबीले में लाया था जिससे वे मांस खा पा रहे हैं। अब वह देख रही थी कि मोमो कितना बहादुर है। स्वाभाविक रूप से वह सबके सामने बहुत गर्व महसूस कर रही थी। मोमो, तुम कमाल हो। अम्मी ने जोर से तारीफ की और ये चौंक गई, लेकिन हिरण के खत्म होने के बाद वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कबीले की रानी होने के बावजूद वो वास्तव में डर गई थी। बाकी लोग भी छोटे सुमो की तारीफ कर रहे थे। सुमो ये सब सुनकर पूरी तरह मोहित हो गया, लेकिन फिर भी उसने आया की ओर देखा और कहा, आया, तुम भी कमाल हो। आया के चेहरे पर हल्की लाली आ गई और उसके नम होठ कसकर बंद हो गए। एक महिला की दुर्लभ शर्म झलक रही थी। हिरण को संभालने के बाद सुमो दूसरे ट्रैप्स की ओर गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने 3 और तीतर पकड़े। तीतर बड़े नहीं थे, और इस बार आया को सुमो के कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने बस दोनों तीतरों के पंख पकड़ लिए और उन्हें कसकर अपने हाथ में थाम लिया। बाकी लोगों को तीतरों से कोई डर नहीं था, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें पकड़ना सीख लिया। फिर सुमो ने कई बार ट्रैप्स की प्लेसमेंट पर जोर दिया। इस बार सबने बहुत जल्दी सीख लिया। हम एक शानदार शिकार के साथ वापस आए। बेशक रोज कई दर्जन किलोग्राम मांस बहुत लगता है, लेकिन भुनने के बाद मांस सिकुड़ जाता है, और इन बड़ी औरतों की भूख बहुत बड़ी है। हमने कल हिरण के मांस का लगभग 80% खा लिया। कई दर्जन किलोग्राम हिरण के मांस को प्रोसेस करने के बाद वह केवल 2 या 3 दिनों के खाने के लिए ही काफी होगा। रोज के भोजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सुमो ने और भी ज्यादा ट्रैप जोड़ दिए। इसके अलावा कुछ बेहतर किए गए ट्रैप भी लागू किए गए। यहां तक कि 100 पाउंड से ज्यादा वजन वाला शिकार भी बन सकता है, और शायद छूट भी ना पाए। ट्रैप की संख्या 12 से बढ़कर 20 हो गई, और शिकार का क्षेत्र भी बिना किसी को एहसास हुए काफी बढ़ गया। सुमो अंत में सबको स्ट्रीम तक ले गया। सब लोग असल में नहाना चाहते थे, लेकिन सुमो ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि सुमो की तेज नजरों ने देखा कि कई मछलियां ऊपर की ओर से स्ट्रीम में आ चुकी थी। मुझे उनकी प्रजाति नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें एक नजर में पहचान सकता हूं, क्योंकि वे काफी बड़ी हैं। आया, तुम्हें नहाने की अनुमति नहीं है, सीधी खड़ी रहो। आया ने सिर हिलाया और सबको ठीक से खड़े होने का इशारा किया। सुमो ने अपने बैकपैक से एक फिशिंग नेट निकाला, उसे हाथ में पकड़ा और सबके उलझे हुए भावों के बीच स्ट्रीम में फेंक दिया। फिशिंग नेट ने तुरंत 4 या 5 पाउंड वजन की कई मछलियां पकड़ ली। सुमो ने जल्दी से खींचा, फिशिंग नेट को कस लिया और फिर पूरी ताकत से उसे किनारे खींच लिया, जिससे सब दंग रह गए, क्योंकि उनके दिमाग में अगर वे मछली खाना चाहते हैं तो वे केवल मरी हुई मछली खा सकते हैं, या वो मछली जो खुद किनारे पर कूद आए। वे पानी में भाले से मछलियों को मारने की भी कोशिश करते थे। मछलियां फिसलन भरी होती हैं, और वे उन्हें पकड़ नहीं पाते। वे बहुत तेज तैरती भी हैं, इसलिए उन्हें भेद नहीं सकते, लेकिन सुमो ऐसा कर सकता था, और एक बार में कई पकड़ सकता था। सुमो मुस्कुराया, क्या शानदार दिन है, बिना डेली इन्फेक्शन पैनल का इस्तेमाल किए भी। उन्होंने लगभग 100 पाउंड मांस इकट्ठा कर लिया।
हालांकि दोपहर में सुमो ने सोचा कि क्या आया और बाकी लोगों को और दूर ले जाना चाहिए। रहने दो, चलो नहाते हैं। नहाना। सुमो के सुझाव पर सब लोग खुशी से स्ट्रीम एंटा में कूद पड़े और खेलने लगे। आखिरकार मौसम गर्म है और ठंडा स्ट्रीम का पानी हमेशा अच्छा लगता है। सुमो मुस्कुराया। उसे लगा कि इन लोगों के लिए खुशी सच में बहुत सरल है। अध्याय 13 शर्मनाक पल नेता का व्यवहार। सुमो ने वाटर बोतल भर ली और साथ ही आया से उसे ऊपर उठाने को कहा ताकि वो बहुत सारे बनाना लीव्स तोड़ सके। ये बनाना लीव्स कुछ हद तक वाटर जमा कर सकते हैं। उसी समय सुमो ने हिरण का पेट और आंतें भी निकाल दी, उन्हें साफ किया और उनमें वाटर भर दिया। उन्होंने बनाना लीव्स के अंदर हिरण का खून भी डाला। आया फिर आगे आई, पानी से भरे पेट और आंतों की ओर इशारा किया, बार बार सिर हिलाया। उसने सलाह भी दी, मोमो तुम नहीं पी सकते। ये कहने के बाद उसने अपना पेट पकड़कर हिलाया, इसे पेट दर्द होगा। सुमो जानता था कि यह वाटर पीने लायक नहीं है। वह इसे वापस ले जाकर मिट्टी के साथ मिलाने की योजना बना रहा था। अंदरूनी अंगों का वाटर मत पीना, इसे बड़े कबीले में वापस ले जाओ, ये काम आएगा। सुमो की बोलने की शैली अब यह है कि वह उनकी भाषा के तरीके को दोहराने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाता है। जब आया ने सुना कि यह पीने का वाटर नहीं है तो वह राहत महसूस करने लगी। वो यह भी सोच रही थी क्या इस चीज को अंदरूनी अंग कहा जाता है। उन्हें साफ करने के बाद सुमो ने लगभग 10 बड़ी औरतों से बनाना लीव्स में भरा वाटर उठवाया और वे सब मिलकर बड़े कबीले में लौट आए। वापस आने पर सुमो ने सबसे पहले आया के बड़े स्तनों की ओर इशारा किया। अमी नाराज हो गई। भले ही मोमो उसे सोते समय सबसे ज्यादा पसंद करता है। वो मोमो के पास आई, आधा झुक कर बैठी, अपने एनिमल कॉस्ट्यूम की ओर इशारा किया और उसे रगड़ा। इसका मतलब था कि तुम्हें आया का नहीं लेना है। आया ने पहले सोचा कि मोमो कुछ और चाहता है और थोड़े अंदरूनी संघर्ष के बाद वो आगे बढ़ी। अगर मोमो चाहता है तो ठीक है। आखिरकार मोमो बहुत शक्तिशाली है। वो मोमो को स्वीकार करती है। उसके ऐसा करने के अपने कारण थे। बनाना लीव्स पकड़े हुए बड़ी औरतों के चेहरे पर भी असंतोष दिखा। सुमो ने जल्दी से समझाया एनिमल हाइट कपड़े ढकने के लिए। उसने छोटे हिरण की खाल की ओर इशारा किया, फिर कल सुखाई गई खालों की ओर जिनमें कुछ छोटे हिरण की थी और कुछ ग्रे भेड़िए की। ये खाले कुछ और एनिमल स्किन कपड़े बनाने के लिए काफी है। आया को तब समझ आया कि उसके सीने की ओर इशारा करने का मतलब यही था। लेकिन अमेई और बाकी बड़ी लड़कियां नहीं समझी। अमे अभी भी रगड़ रही थी और दबा रही थी। सुमो कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने उसके एनिमल कपड़ों को दबाया और खींचा और नतीजा ये हुआ कि अमे ने सच में सुमो को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। सुमो एक पल के लिए एनिमल कॉस्ट्यूम के अंदर रुक गया। स्वाभाविक रूप से अपना मुंह खोला लेकिन जल्दी से उसे ढक लिया। जोर देकर कहा, एनिमल कॉस्ट्यूम, एनिमल कॉस्ट्यूम। यह देखकर आया ने बीच में कहा, अमी तुम बहुत शर्मनाक हो। शर्मनाक? ये सुनते ही कि ये शर्मनाक है बड़ी महिलाओं ने आखिरकार समझ लिया और उनके भाव थोड़ा अजीब हो गए। अमे वही स्तब्ध रह गई और फिर मोमो की ओर देखा। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ, मेरा मतलब है कि मैं एक सेक्सी एनिमल कॉस्ट्यूम पहनना चाहती हूँ। उसने तुरंत शर्म से अपना सिर झुका लिया, सोचते हुए कि आया उसका आदमी छीनने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ऐसा नहीं निकला। ये एक गड़बड़ है। सुमो ने एमी के बदलाव को देखा और उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने हाथ बढ़ाकर एमी की एनिमल स्किन को ठीक किया, फिर पीछे जाकर उसे फिर से बांधने में मदद की। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, आज रात हम साथ सोएंगे और मैं तुम्हें एक हक दूंगा। अमी ने फिर अपना सिर उठाया, अपने होठ सिकोड़ते हुए सुमो को देखा। उसके मासूम चेहरे पर बसंत जैसी लालिमा झलक रही थी। आया और बड़ी महिलाएं एनिमल स्किन बनाने में प्रोफेशनल थी। सुमो ने जानवरों की खाल उतारने के बाद उन्हें प्रोसेस करने के लिए उन्हें दे दिया, जबकि वो खुद सोच रहा था हमें कोई रेशम के कीड़े या रमी पौधे क्यों नहीं दिखे। सुमो यह सवाल भी सोच रहा था जबकि वह मिट्टी से खेल रहा था। कपड़ों के रूप में एनिमल हाइड्स का इस्तेमाल करना भूसे से बेहतर है। हालांकि ये लिनन और कपास की तुलना में बहुत कम टिकाऊ है और बहुत कम क्षेत्रों को ढकता है, जबकि कम होना बेहतर है। हमें फिर भी सभ्य होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पता है कि शर्म क्या है और रेन फॉरेस्ट में तापमान गिर जाता है अगर लंबे समय तक बारिश होती है। एनिमल क्लोथिंग जो केवल निजी हिस्सों को ढकता है तुम्हें गर्म नहीं रख सकता। सुमो इस सवाल पर सोचता रहा जबकि वह मिट्टी से खेल रहा था। दोपहर तक सुमो ने आखिरकार किल का निर्माण पूरा कर लिया। उसने जल्दी से मोल्ड में आग लगा दी। अफसोस है कि कोई ओआर नहीं है, नहीं तो हम इसे ग्लच कर सकते थे और पोट्री ज्यादा टिकाऊ होती। सुमो ने किलन के अंदर एक बड़ी आग जलाई और फिर उत्साह से 5 सिरेमिक वाटर जग्स को अंदर फायर करने के लिए रख दिया। इस प्रक्रिया के लिए लगातार निरीक्षण की जरूरत होती है और इसे लगभग 2 दिनों तक बनाए रखना पड़ता है। फिर तुम्हें इसे बाहर निकालकर ठंडा होने देना होता है और फायर पावर को हर समय बनाए रखना चाहिए। यही कारण है कि सुमो ने सभी को इतने सारे ट्री ब्रांचेस इकट्ठा करने को कहा, तभी वो पोट्री बना सके जो वाटर और यहाँ तक कि फूड भी स्टोर कर सके ताकि इसे ज्यादा समय तक रखा जा सके। हालांकि अभी भी लगभग 3 या 4 घंटे हैं अंधेरा होने तक। सुमो ने आज अभी तक पैनल खोलकर इंटेलिजेंस चेक नहीं किया है। वो फायरवुड डालते समय कंट्रोल पैनल की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। आज की इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है, करंट लोकेशन एंड इंटेलिजेंस गैदर्ड टुडे। 3 किमी पूर्व में एक वाइल्ड बोर है जो लड़ाई में मर गया। डोमेस्ट्रिंग के उत्तर पूर्व में 1 किलोमीटर ग्रे वुल्फ्स है जिन्हें वुल्फ पैक ने छोड़ दिया है। 3 उत्तर पश्चिम में 900 मीटर डेंस फॉरेस्ट के भीतर इसके पास जाने से निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। 4 दक्षिण पश्चिम में 3 किमी। अभी आगे बढ़ो और तुम्हें एक गंभीर रूप से घायल सेवर टूथ टाइगर मिलेगा। 5 तुम्हारे लगाए गए 20 ट्रैप्स में से 12 पहले ही सक्रिय हो चुके हैं। 6 आया सोच रही है अगर तुम एमी के साथ सोना चाहो तो क्या एमी गुस्सा होगी। 7 एमिया ज्यादा सोना चाहती है और ज्यादा हिलना डुलना चाहती है।
सुमो खुद को रोक नहीं पाया और आया की ओर देखा, जो खुशी से एक छोटे नाइफ से वेनिसन प्रोसेस कर रही थी। उसे सच में ये नाइफ पसंद था। इसे काटना बहुत आसान हो गया था। फिर उसने अम्मी की ओर देखा। उसने नोटिस किया कि अम्मी भी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर साफ लालिमा थी और उसकी आंखों में एक हल्की सी आकर्षण भी थी। ये बहुत सीधा था, बिना किसी घुमाव के। फिर सुमो ने एमी की ओर मुस्कुराया और एमी शर्माते हुए अपना सिर मोड़कर वेनिसन को स्क्यूअर्स पर लगाने लगी। एमी। सुमो कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गया। फिर उसने बाकी इंफॉर्मेशन की ओर देखा। वे सभी काफी दूर है और वहां जाना ज्यादा सुरक्षित नहीं है। तीसरे बिंदु के अलावा अगर सुमो को सही याद है, ये कल की भी एक इंफॉर्मेशन थी, तो क्या ये इंफॉर्मेशन पुरानी नहीं है? 3 उत्तर पश्चिम में 900 मीटर डेंस फॉरेस्ट के भीतर इसके पास जाने से निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। 900 मीटर थोड़ा दूर है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं। क्या हमें इसे ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें क्या मिलता है? सुमो इस पर विचार कर रहा था और साथ ही फूड प्रोसेस करने की कतार में भी शामिल हो गया। उसने कुशलता से फिश बोनस को निकाला और तोड़ा, फिर उन्हें एक तरफ रख दिया। फिश बोनस को नीडल्स और थ्रेड के रूप में या यहां तक कि फिशिंग हुक्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तुम उन्हें बचाकर रखो तो वे हमेशा काम आते हैं। फिर डियर बोनस भी उपयोगी थे। उसने आया से कहा कि वह सावधानी से हड्डियों से मांस निकाल दे, जबकि स्केलेटन को सुखाने के लिए छोड़ दिया गया। यह हथियार के रूप में उपयोग के लिए और बोन ब्लेड के रूप में भी उपयुक्त है। केवल मोमो आया ने सुमो से कहा। सुमो ने सहमति में आवाज निकाली। फिर आया के पीछे खड़ी बड़ी महिलाओं को नोटिस किया, जिनके हाथों में लोटसेस थे। डियर इन ट्रेल्स के अलावा लोटसेस में भी कुछ ऐसा था जो किडनीज जैसा दिखता था। डियर को यंग प्रकृति का माना जाता है। उनके इंटरनल ऑर्गन्स खाने से न केवल ट्रेस एलिमेंट्स की पूर्ति हो सकती है, बल्कि खांसी को भी बढ़ा सकता है।